हेलो जय हिंद। फिजिक्स हम लोग चला था, फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले थे आज से हीट और थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हीट तो आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है बहुत कम लोग करवाते हैं। ठीक है सर, आपको यहाँ पे सारे वीडियो कहाँ मिलेगा? सारे वीडियो आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमारा फिजिक्स चला था और फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट। हीट के बाद हमारे पास बस दो चैप्टर रह जाएगा करने के लिए। एक हमारा रहेगा साउंड और दूसरा रहेगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा फिजिक्स कंप्लीट। राइट, ठीक है। हम्म, चलिए, तो प्लीज कंफर्म अगर साउंड वगैरह क्लियर तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, लाइक हीट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके थर्मोडायनामिक्स से आते हैं और थर्मोडायनामिक्स आपके क्लास 12 का हिस्सा है। क्लास 12 का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। बिल्कुल जानते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। राइट, नेक्स्ट वीक से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वीक के probably, हाँ नेक्स्ट वीक से ही, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में इशू आ रहा है, ज्योग्राफी में इशू आ रहा है तो आना तो नहीं चाहिए वैसे, बट बोलना परमार से बात करना। ठीक है, परमार से बात करना। ठीक, चलो। तो हम लोग हीट पढ़ रहे हैं और हीट में आपके सामने एक वर्ड आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक वर्ड आपके सामने आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके पहले हम लोग हीट चैप्टर को स्टार्ट करें, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और जो भी आपका वो डाउट जो जेन्युइन नहीं है कि नोट्स कहाँ मिलेगा, मिलेंगे बाकी वीडियोस कहाँ मिलेंगे, ये सब क्लास के बाद। ठीक है, नोट्स नहीं मिलेगा कोई पेड वालों के लिए, बाकी वीडियो बस पेड वालों के लिए। डेली हम लाइव करते हैं, फिर वन लाइव ज्वाइन कर सकते हो, बट जो लेक्चर हो चुके हैं वो प्राइवेट कर दिए जाते हैं और वो एप्लीकेशन में मिलते हैं। ठीक है, राइट। तो पार्ट वन नहीं, ये वन शॉट लेक्चर है। ठीक है, मृत्युंजय वन शॉट लेक्चर है। राइट, तो ये वन शॉट लेक्चर जहाँ पर हीट और थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करने वाला चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ वहाँ का बात ना करके बस थोड़ा सा पढ़ाई भी ध्यान दिया, बिकॉज एक चैप्टर वन शॉट में खत्म करना है इसको, है ना। तो जैसे आपको बताएं कि हीट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव्स के बारे में, है ना। बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव होता है। तो इसके पहले आपको ये एक्सप्लेन करें, राइट, इस पार्ट को एक्सप्लेन करें। आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ना। और आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी फॉर्मूला पता होगा, है ना। आपको जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी फॉर्मूला है वो मालूम होगा। फॉर्मूला क्या था? इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को लेकर आप अवेयर हो गए। ठीक है, जहाँ पे ई क्या होता है? एनर्जी होता है। एम क्या होता है? मास होता है। एम क्या होता है? मास होता है। राइट, कौन सा मास होता है? ई तो क्लियर है ना, ई मतलब होता है एनर्जी। ई मतलब हो गया आपका एनर्जी, ए मतलब हो गया आपका मास। ए मतलब हो गया आपका मास। कौन सा मास? तो दो तरह का मास होता है यहाँ पे, एक होता है विजिबल, एक होता है आपका। तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी फॉर्मूला, जो क्या है? ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, जहाँ पे एम जो है वो मास को डिनोट करता है। अभी मास दो तरह का होता है, एक होता है विजिबल मास, एक होता है इनविजिबल मास। विजिबल मास वो क्या है? विजिबल मास क्या है? विजिबल मास क्या है? तो ये वो मास है जो आप देख सकते हो, जैसे प्लैनेट्स हो गए ना, प्लैनेट्स हो गए, राइट, स्टार हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है? विजिबल मास है। और इनविजिबल मास क्या है? इनविजिबल मास क्या है? इनविजिबल मास हो गया आपका ब्लैक होल, है ना। आपका हो गया ब्लैक होल, राइट। आपका हो गया ब्लैक डॉर्फ, थोड़ा सा ज्योग्राफी में एंटर करके ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, इस बार ज्योग्राफी में पढ़ोगे, राइट, ये सब इनविजिबल मास होते हैं। इसके अलावा जो सी है यहाँ पे, जो सी है ये क्या है? ये एनर्जी है। क्या सी क्या है? एनर्जी, राइट। ये किस टाइप एनर्जी है? तो ये दो तरह एनर्जी होता है। यहाँ पे आपको दो तरह एनर्जी दिखता है। पहला आपका हो गया विजिबल एनर्जी, पहला हो गया विजिबल एनर्जी, और दूसरा क्या हो गया? इनविजिबल एनर्जी। इनविजिबल एनर्जी, विजिबल एनर्जी क्या होता है? जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था, है ना, आपका विबजियोर हो गया ना, विबजियोर। विबजियोर ये क्या आपका? विजिबल एनर्जी जो आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा इनविजिबल एनर्जी क्या होता है? ये आपका यूवी हो गया, बहुत सारे रे, बस जैसे यूवी हो गया, एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गया, राइट। आपका रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। ठीक है, इन सबको कुल मिलाकर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन सबको मिलाकर बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सॉरी, सी द स्पीड ऑफ लाइट, सी द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। यहाँ पे इस एनर्जी की बात करें हम लोग, इसका ई का बात करें। ठीक है, वेट एक सेकंड, यहाँ पे एक मिनट, यस लिखने दो, राइट। चलिए, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और अगर आप इन सबको कंबाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? आपका यूनिवर्स बनेगा, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक है, इन सबको अगर कंबाइन कर दोगे तो क्या बनेगा? आपका यूनिवर्स बनेगा, जो क्या ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो, यूनिवर्स बनेगा। ठीक है, खैर इसमें हम नहीं जाते हैं, हमें बस ये जानना है कि जो इनविजिबल एनर्जी होती है, जो इनविजिबल एनर्जी होती है, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, गामा वेव हो गया, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, माइक सही कर दिया, आवाज नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म, वॉइस क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म, वॉइस क्लियर है या वॉइस में कोई इशू हो रहा है? ओके, चलो फिर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि सन जब अपने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपकी सन है, ये आपका सन है, ठीक है, राइट। और आपने किया एक स्केल लिया, है ना। सन आपने क्या क्या? आपने स्केल लिया, ठीक है। और जब अपने क्लास में बैठे बैठे आप स्केल से सन की तरफ देखते थे, तो आपको स्केल में बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, है ना। इससे ये समझ में आता है कि सूर्य में, सन में व्हाइट कलर के अलावा और भी बहुत सारे कलर हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप स्केल लो और स्केल से लेकर सन की तरफ देखो, स्केल से सन की तरफ देखो, राइट, तो आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। इससे समझ में आपको आता है कि सन में केवल व्हाइट कलर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और क्या क्या चीजें हैं वो? यूवी रे, एक्स रे, रेडियो वेव, है ना, रेडियो, माइक्रोवेव, इसको हम केमिस्ट्री बोर्ड में समझेंगे, अभी बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये सारे जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इनका ये आपके सामने एक स्केल है। ठीक है, इनका आपके सामने स्केल है। और स्केल को ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया गया कि आपका एक्स रे, आपका गामा रे, एक्स रे है, यूवी रे है, राइट, माइक्रोवेव है, रेड है, वेव है, रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर बनाए, इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाए तो कुछ इस टाइप का स्केल बनेगा कि सबसे पहले आपका आता है गामा रेज, सबसे पहले आपका आता है गामा रेज, गामा रे, गामा रे के बाद आपका आता है एक्स रे, एक्स रे आता है, फिर आपका आता है यूवी रे, यूवी रे आता है, ठीक है, है ना। ठीक है, फिर विजिबल रे आता है, विजिबल रे आता है, ठीक है, आपका माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव भी आता है, ठीक, रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव होता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे आपके वेव्स होते हैं, इस टाइप से बहुत सारे वेव्स होते हैं।
राइट। इसको सीक्वेंस में आप याद रखना, तो एक मेमोरी याद रखना कि गेस्ट एक्सपीरियंसिंग अनयूजुअल वाइब्रेशन इन माय रूम, इस तरह से याद रखोगे, ठीक है। गेस्ट एक्सपीरियंसिंग अनयूजुअल वाइब्रेशन इन माय रूम। ध्यान रखना कि इस स्केल में अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, इस स्केल में अगर तुम लेफ्ट से राइट तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट तरफ मूव करोगे, तो क्या होगा, वेवलेंथ जो है बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा और एनर्जी घटेगा, ठीक है। खैर इसके बारे में हम ऑप्टिक्स में ही बात की थी, इसके बारे में हम ऑप्टिक्स में ही बात की थी। ये बस एक कंसेप्ट स्लाइड था जो कि आपको रिवाइज करवाई थी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। चलो, तो हीट क्या होता है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हीट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो ब्रांच डीलिंग विद द मेजरमेंट एंड टेंपरेचर, थर्मोमेट्रिक, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि टेंपरेचर के मेजरमेंट से डील करता है, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक। और वो डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग टेंपरेचर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ठीक है, राइट। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट और टेंपरेचर से डील कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेंपरेचर उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। एक और चीज ध्यान रखना कि हीट जो है हमेशा हायर बॉडी से लेके लोअर बॉडी में फ्लो करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है ना, आपके पास क्या एक रॉड है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या है, आपने आप क्या किया, आप यहाँ पे आग लगा दी, यहाँ पे क्या किए, रॉड के एक एंड को आग में डाल दिया, है ना। और यहाँ पे जब पकड़ोगे, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। कुछ समय के बाद पॉइंट बी पे अगर आप टच करोगे तो क्या होगा, आपको गर्म फील होगा, है ना। आपको गर्म फील होगा। कारण ये है कि यहाँ पे अगर आप हीट दे रहे हो, पॉइंट ए पे अगर आप हीट दे रहे हो, अगर आप पॉइंट ए पे हीट दे रहे हो, तो हीट जो है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली हीट नहीं दे रहे हो। आग जहाँ पे नहीं जल रहा है, हीट वहाँ पे फ्लो करेगा, बिकॉज वो कोल्ड एरिया है। तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वेट वेट वेट, एक मिनट। अभी ठीक बता दो, प्लीज कंफर्म करो, वॉइस ठीक है अभी? अभी कंफर्म करना, क्लियर है? अभी ठीक है, ऑलराइट, चलो, ओके, ठीक है। तो हम बात करें कि हीट एक तरह का एनर्जी होता है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हायर टेंपरेचर से लोअर टेंपरेचर तक बढ़ता है, मतलब जो कि गर्म से लेकर ठंडे की तरफ बढ़ता है। और हीट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव होता है। इसका ऐसा यूनिट पूछा, तो ऐसा यूनिट ध्यान रखना, जूल है। ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और सीजीएस यूनिट क्या है, कैलोरी है। ऐसा यूनिट जूल है, सीजीएस यूनिट जो है कैलोरी होता है, ठीक है। वन वन कैलोरी में कितने जूल, तो 4.2 जूल। वन कैलोरी में कितने जूल, जूल तो 4.2 जूल। ध्यान रखना एक चीज कि ये सीरीज में क्वेश्चन आया होता है, ये क्वेश्चन सीरीज में क्या हुआ था, जो यूनिट होता है, राइट, जो यूनिट होता है ना, वो कैलोरी और जूल के अलावा एक और होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको अब इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है। हीट का जो यूनिट है जूल और कैलोरी, इसके अलावा एक और है आपका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, दैट इज बीटीयू। इसको अब इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन सीरीज में आपके सवाल पूछा हुआ था। सीरीज में सवाल क्या हुआ था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। वहां पे ऑप्शन में था आपका जूल, जूल था, कैलोरी था, कैलोरी था और बीटीयू था, दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट था। और एक और कुछ दिया हुआ था रैंडम, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो था आपका सही आंसर था, बिकॉज़ तीनों जो है आपकी हीट का यूनिट है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर ध्यान रखो कि हीट तरह एनर्जी होता है, राइट। और ब्रांच ऑफ फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पे हम लोग टेंपरेचर और मेजरमेंट को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक। और वो डिवाइस जिसको हम लोग टेंपरेचर को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। हीट हमेशा हायर बॉडी से लेके लोअर बॉडी में फ्लो होता है, राइट। इसके अलावा हीट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव होता है। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। सीरीज यूनिट क्या है, कैलोरी होता है। वन कैलोरी में 4.2 जूल होता है। और इसके और भी यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल बीटीयू, दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, क्लियर है। चलिए, मूविंग हेड, बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग टेंपरेचर की तरफ, ठीक है। स्टूडेंट प्रमाण से पूछा सर, एफकेट के एग्जाम का पैटर्न सेम ही सीरीज नहीं, पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। एफकेट इज मोर लाइक एसएससी, ठीक है। इवन एसएससी होता है। चलिए, तो बात करते हैं टेंपरेचर। टेंपरेचर क्या होता है? टेंपरेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। एक बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसको बोलते हैं टेंपरेचर, ठीक है। तो टेंपरेचर क्या होता है, ये मेजर करता है कि बॉडी कितना गर्म और कितना ठंडा है। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। द हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉडी टेंपरेचर, ठीक है। आपको बताया था कि हीट जो है ये फ्लो होता है बॉडी टेंपरेचर में डिफरेंस आने की वजह से। सपोज मान लो सेम कहानी कि ये एक रॉड है, और इस रॉड के पॉइंट ए को आप हीट कर रहे हो, पॉइंट ए पे क्या आप हीट दे रहे हो, तो यहाँ पे टेंपरेचर जो है बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या है, तापमान जो है बढ़ जाएगा। लेकिन पॉइंट बी पे क्या हुआ है, हीट नहीं जा रहा, डायरेक्ट हीट नहीं जा रहा है, यहाँ पे तापमान कम है, यहाँ पे तापमान कम है। लेकिन आपको पता है कि हीट जो है वो क्या होता है, वो फ्लो होता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ टेंपरेचर डिफरेंस, है ना। जो हीट है वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी गर्म है, यहाँ पे क्या है, बॉडी कोल्ड है। तो हीट जो है टेंपरेचर डिफरेंस की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी में जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वही बात लिखा होगा कि हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर बॉडी टेंपरेचर, ठीक है, राइट। और इसको डिग्री में कैसे मेजर करते हैं हम लोग, सेल्सियस में। एंड जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल जो टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें एंड जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल जो टेंपरेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, राइट। चलिए, आई होप टेंपरेचर क्लियर है, बहुत बेसिक्स लेके चल रहे हैं और हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ध्यान रखना, जो समझ नहीं आएगा पूछना, राइट। अब बात करते हैं स्केल ऑफ टेंपरेचर के बारे में। टेंपरेचर के अलग-अलग स्केल है, टेंपरेचर को मेजर करने के लिए अलग-अलग स्केल रखे हैं, राइट। जैसे सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ठीक है, रेमर हो गया और रैंकिन हो गया। ये सब जो है टेंपरेचर को मेजर करने के स्केल्स हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबके याद रखने होंगे, कम से कम वाटर का तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर बात करें हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करते हैं फ़ारेनहाइट टर्म में, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बॉइलिंग कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन के बारे में बात करें तो 273 डिग्री केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 373। रेमर के बारे में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। रैंकिन के बारे में बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट 491.67 है और बॉइलिंग पॉइंट 671.64 है, ठीक है। तो ये बस फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट टेंपरेचर के बारे में। यहाँ तक क्लियर बताऊँ, क्लियर, चलो। देखो एब्सोल्यूट टेंपरेचर क्या होता है, जब भी बात फिजिक्स का होगा, है ना, जब भी फिजिक्स के बारे में बात होगा तो फिजिक्स में जो हायर टेंपरेचर होता है, फिजिक्स में जो आपका हायर टेंपरेचर होता है इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में जो आपका हायर टेंपरेचर है इसका कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, पर्टिकुलर लिमिट सेट नहीं है। लेकिन जो लोएस्ट टेंपरेचर है फिजिक्स में, जो आपका लोएस्ट टेंपरेचर है, राइट, जो आपका लोएस्ट टेंपरेचर है ये फिक्स कर दिया गया, इसको लिमिट कर दिया गया है और इसको बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट टेंपरेचर। एब्सोल्यूट टेंपरेचर मतलब होता है आपका लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट। इन सिंपल टर्म्स इट इज लोएस्ट पॉसिबल
पॉसिबल पॉइंट कि इसके नीचे तापमान आपका नहीं गिरेगा, इसके नीचे तापमान जो टेम्परेचर जो है वो नहीं गिरेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखना कि आप बस तीन यहाँ पे तीन वैल्यू रखो, आप बस तीन वैल्यू रखो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एक होता है 0 केल्विन, एक होता है 0 केल्विन, तीसरा होता है दूसरा होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड वन इज और -459.67 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ठीक है? ये भी आपका सीडीएस के क्यू में था। ये तीन ऑप्शन था, बोला था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है। तो पहला क्या था आपका 0 डिग्री केल्विन जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, दूसरा क्या था 273.15 डिग्री सेल्सियस जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री, तीसरा क्या है -459.67 फ़ारेनहाइट। ये तीनों जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक और हाई टेम्परेचर इन फिजिक्स व्हाइल द मिनिमम टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ठीक है, फिजिक्स में कोई हायर टेम्परेचर नहीं है ना, हायर टेम्परेचर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट, फिजिक्स में कोई भी हायर टेम्परेचर की लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है, ये एक लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके अंदर तीन वैल्यू आते हैं, तीन वैल्यू क्या रखोगे? 0 डिग्री केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.67 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आपका पीवाई क्यू आप सॉल्व करोगे, आपके सामने क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो आपका डिफरेंट स्केल्स दोनों पढ़े यहाँ पे, जो आपका डिफरेंट स्केल है सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो इनके ऊपर सवाल पूछता रहता है, इनके ऊपर सवाल पूछता रहता है। यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाया गया है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो सर रिमर्स किया तीनों स्केल, बस ये सारे स्केल्स हैं ना स्टूडेंट फॉर मास्टर, बस ध्यान रखना कि ये सारे स्केल्स हैं, बहुत आपको नहीं पढ़ना डिटेल में, बिकॉज़ हम क्लास 12 लेवल पर जा रहे हैं, इससे आपको नहीं पढ़ना बहुत ज़्यादा, जो बता रहा है उतना सफिशिएंट है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर और रेंकी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। इसके अलावा पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है वो उसकी तीन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। इसके अलावा रिलेशन ध्यान रखना आप, जो अलग-अलग स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसका रिलेशन ध्यान रखोगे। रिलेशन क्या है? C इक्वल टू एक मिनट वेट करना जरा। तो C/100 इक्वल टू F - 32/180 इक्वल टू K - 273/100। ठीक है, इसको आप काट मचाओ थोड़ा सा, ये काट दोगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 5, राइट। तो इसको रिड्यूस करके फॉर्मूला इस तरह बनेगा C/5 इक्वल टू F - 32/9 इक्वल टू K - 273/5। ठीक है, राइट। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करोगे आप, थोड़ा सा और रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा आपका C/5 है, C/5 वेट C/5 C/5 इक्वल टू K - 273/5, है ना। अगर हम इस वाले को आइसोलेट लेते हैं, इसको काट देंगे, 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, क्या आएगा आपका C इक्वल टू K - 273। ठीक है, K - 273, या फिर इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करके आपका आ जाएगा क्या वैल्यू, K इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, सिंपल बात है। यहाँ पे आपको बेसिकली सेल्सियस C का वैल्यू दे देगा, है ना। आपको क्या करेगा, C का वैल्यू दे देगा और आपको बोलेगा F का वैल्यू निकालिए। आपको यहाँ पे दिखाया था ना, यहाँ पे तुमको दिखाया था ना कि सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है। तो तुमको सपोज मान लो सेल्सियस का वैल्यू गिवन है, बोलेगा केल्विन निकालो, सेल्सियस का वैल्यू गिवन है, बोलेगा केल्विन निकालो, तो आप सीधे इस फॉर्मूला पे डाल दोगे, सीधे इस दोनों में से किसी फॉर्मूला पे आप डाल दोगे। या सेल्सियस का वैल्यू गिवन है, बोलेगा फ़ारेनहाइट निकालो, राइट। आप सीधे क्या करोगे, C/5 इक्वल टू F - 32/9, राइट। तो आपको चीजें पूछी जाती हैं, न्यूमेरिकल स्टेप बना देंगे आपको, जहाँ पे एक वैल्यू गिवन रहेगा, दूसरा वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए C/5 इक्वल टू F - 32/9 इक्वल टू K - 273/5। और K निकालने बोला, C का वैल्यू गिवन है और K निकालने बोलेगा, तो सीधे आप C इक्वल टू K - 273 कर देना। अगर मान लो कि F का वैल्यू गिवन है, C निकालने बोलेगा, तो सीधे C/5 इक्वल टू F - 32/9 कर देना। ठीक है, राइट, ठीक है। तो बस अलग-अलग स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं ना। तो यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन था जो कि सबसे पहले नीट में आया था, सबसे पहले नीट में आया और फिर नीट से उठाए बस इस क्वेश्चन को स्टडीज में एनडीए में लिया गया और फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ आपकी स्टडीज में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट इज द टेंपरेचर एट व्हिच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस थर्मामीटर रीडिंग्स आर इक्वल। वो कौन सा टेंपरेचर है, वो कौन सा तापमान है जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों का जो थर्मामीटर है वो सेम रीडिंग नोट करता है। दोनों रीडिंग जो है किस वैल्यू पे दोनों रीडिंग जो है सेम होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस, आई मीन -40 डिग्री पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम रीडिंग देगा। ठीक है, राइट। तो इस फैक्ट को ध्यान रखना कि कौन सा तापमान है, कौन सा टेंपरेचर है जहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर दोनों सेम रीडिंग देगा, दोनों का रीडिंग इक्वल आएगा, वो क्या आपका -40 डिग्री, -40 डिग्री। ठीक है, ये आपके ये नीट में आया हुआ था और फिर आपके इंडिया में पूछा गया था, राइट। तो यहाँ पे जो आपको बताए थे, यहाँ पे आपको बताए थे, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी बॉडी के यूनिट मास टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तुम बढ़ा रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तुम बढ़ा रहे हो, तो 1 डिग्री या 1 केल्विन को बढ़ाने के लिए आप कितना हीट दोगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई भी बॉडी है, उसका यूनिट मास टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से बढ़ाना है, किसी भी बॉडी के यूनिट मास टेम्परेचर को आप 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से उसके तापमान को अगर बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो हीट दे रहे हो, उसके लिए आप जो हीट दे रहे हो, उतना टेम्परेचर बढ़ाने का जो हीट दे रहे हो, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी है जिसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कोई भी बॉडी है जिसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, राइट, आप हीट दे रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो किसी भी बॉडी के यूनिट मास टेम्परेचर को 1 डिग्री से या 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए तुम जितना हीट दे रहे होते हो, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। क्या क्लियर है? ठीक है, आपने कितना हीट दिया कि उस पर्टिकुलर बॉडी का तापमान जो है वो 1 डिग्री बढ़ गया, आपने कितना हीट दिया कि उस बॉडी का तापमान जो है 1 डिग्री बढ़ गया, उसी हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, उसी हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए, ठीक। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, C इक्वल टू QT बाई क्या, डेल एम टी, है ना। जहाँ पे C क्या है, C क्या आपका स्पेसिफिक हीट, C क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, QT क्या है तुम्हारी क्रश नहीं, यहाँ पे Q और T है, वो वाला QT नहीं है। ठीक है, राइट, ये QT है, Q और T है, राइट। तो हीट प्रोड्यूस सो दैट 1 यूनिट मास टेम्परेचर जो है एक बढ़ जाए ना, ये क्या बेसिकली ये आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि 1 यूनिट मास का तापमान जो है वो 1 डिग्री से बढ़ जाए। ठीक है, गॉट इट, चलिए ओके। अब बात करते हैं हम लोग इसकी यूनिट के बारे में, स्पेसिफिक हीट की यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसका यूनिट ध्यान रखना, जूल पर केजी पर केल्विन, राइट। इसका यूनिट आपके एग्जाम में आता है, इसका यूनिट आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। यूनिट आता है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इसका आता है यहाँ पे एग्जाम में, बट अगेन लिख लो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो, बट वही आता नहीं है, तो याद नहीं करना, आपको लिखवा देना, बट याद नहीं करना डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है,
एक और चीज ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट अगर बहुत ज्यादा हाई है, किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा हाई है, तो बॉडी को गर्म होने में या ठंडा होने में बहुत वक्त लगेगा। यहाँ से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक हीट का तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि लाइक आप कितना हीट दे रहे हो ताकि एक बॉडी जो है उसका तापमान जो है 1 डिग्री से बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट मान लो बहुत हाई है, कोई बॉडी है जिसका स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट दैट इज सी, सी की वैल्यू जो है काफी हाई है, काफी हाई है, राइट। तो इस बॉडी को गर्म होने में और ठंडा होने में समय बहुत लगेगा। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है जिसका स्पेसिफिक हाई है, ये गर्म होने में लाइक इसको आप गर्म कर रहे हो, इसको आप गर्म कर रहे हो तो बहुत समय लगेगा, इसको आप कोल्ड कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो तभी बहुत समय लगेगा, तभी ये बहुत समय लगेगा। फॉर एग्जांपल आप ले लो वाटर, फॉर एग्जांपल ले लो वाटर, वाटर वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, वाटर का स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इसको आप देखोगे व्हीकल्स वगैरह में एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, क्लियर। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कार वगैरह में देखोगे कूलेंट के तौर पर पानी डालते हो बिकॉज वाटर जो है इसका स्पेसिफिक बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा इसका स्पेसिफिक हाई होता है ना, ठीक है। तो किसी बॉडी का स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हाई है, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होने में उसको बहुत ज्यादा समय लग रहा है और ठंडा होने में उसको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इक्वल टू हम जिसको हमने सीखा है स्पीड ऑफ लाइट है ना। सेम मास है तो हीट की वजह से मास में चेंज कैसे होगा, हम देखो प्रॉपर्ली रिड्यूस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला जितना कहा गया, जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस फॉर्मूला को याद करो, राइट। इसके ऊपर मेकर्स नहीं आते हैं बट आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखो, प्रॉपर्ली रिड्यूस नहीं करवाएंगे, वापस वही क्लास 12 का कांसेप्ट है ना, dt बाई ds वगैरह लगेगा, तो वो सब मैं नहीं जा रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, तो अब बात करें लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों में फर्क है। लेटेंट हीट क्या होता है कि सपोज मान लो कि लेटेंट हीट का सिंपल सिंपल मतलब हिडन हीट, ये क्या होता है, हिडन हीट होता है, ये क्या होता है, हिडन हीट होता है, हिडन हीट मतलब छुपा हुआ हीट, छुपा हुआ हीट। सपोज मान लो तुम्हारे पास जो है बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ का क्यूब है तुम्हारे पास एक बर्फ का क्यूब है, अब इसको आप हीट दे रहे हो, अब इसको आप हीट दे रहे हो, राइट। जब हीट दे रहे हो तो क्या हुआ, मतलब जब हीट नहीं दिया उसको बाहर निकाल देती है, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल देती है। जब फ्रिज से बाहर निकाल देती है तो ऑटोमेटिकली हीट मिल रहा था सराउंडिंग से, क्योंकि आपको पता है कि हीट जो है वो हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम में जाता है, तो सराउंडिंग में क्या है, गर्मी है, और आपका जो आइस क्यूब क्या ठंडा है, तो हीट क्या होगा, इसके अंदर जाएगा, हीट इसके अंदर जाएगा, और जब हीट इसके अंदर जाएगा तो एक टाइम आएगा जब ये बर्फ है ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बनकर आपको गिरा पड़ा मिलेगा, ठीक है। फिर जब आप टेंपरेचर मेजर करोगे, जब आप इसका तापमान मेजर करोगे, टेंपरेचर मेजर करोगे, देखोगे जब ये बर्फ था तब भी 0 डिग्री था, और पानी बन गया तब भी 0 डिग्री हो गया, पानी बन गया तब भी 0 डिग्री हो गया, पानी बन गया तब भी 0 डिग्री हो गया। सवाल ये आ रहा है, सवाल ये आ रहा है कि हम तो हीट दिए लेकिन हीट गया कहाँ, पहले भी 0 डिग्री था और अब भी 0 डिग्री है, अभी 0 डिग्री है, तो हीट गया क्यों, समझ में आ रहा है। लेटेंट हीट क्या होता है, बेसिकली आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो, लेकिन वो हीट जो है कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, वो ऊष्मा जो है वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका आइस क्यूब है, ये आपका आइस क्यूब है, और ये आइस क्यूब जो है इसको बाहर निकाल कर दिए, इस आइस क्यूब को क्या किया, बाहर निकाल कर दिए, है ना, इसको क्या बाहर निकाल कर दिए, ठीक है। जब बाहर निकाल कर दिए, बाहर निकाल कर दिए तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन जब आइस क्यूब था तब भी इसका तापमान 0 डिग्री था, और जब लिक्विड बन गया तब इसका तापमान 0 डिग्री है, जबकि सराउंडिंग से हीट को एक्सेप्ट किया है, सराउंडिंग से हीट को क्या एब्जॉर्ब किया है। तो सवाल ये आता है कि जब पहले भी 0 डिग्री टेंपरेचर था और अभी 0 डिग्री टेंपरेचर है, तो हीट गया कहाँ, हीट गया कहाँ, तो हीट गया है इसके स्ट्रक्चर को तोड़ने में, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ने में हीट गया है, क्योंकि पहले सॉलिड है, सॉलिड है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत कम है, राइट, मॉलिक्यूल्स काफी कॉम्पैक्ट है। लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया तो मॉलिक्यूल्स जो है दूर हो गए, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, तो जो एक्स्ट्रा हीट है इस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में गया है, इसलिए तापमान पहले भी 0 था अभी 0 है, तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, दैट इज हिडन हीट, ठीक है, क्लियर है। बिल्कुल ये वो हीट होता है जो स्टेट को चेंज करता है। इसको आप इस तरह समझो, ये आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है, तुम्हारे सामने ग्राफ दिखाई दे रहा है, इधर आपका टेंपरेचर बढ़ेगा, इधर तुम्हारा तापमान बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा, और इधर हम क्या करें, हीट सप्लाई करें, इस तरह हम हीट सप्लाई करें, इस तरह हम क्या करें, हीट सप्लाई करें। सपोज मान लो आपका क्या है, आइस है, यहाँ पर आइस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, वाटर है, वाटर है, ठीक है। अब तुम क्या किए कि कॉन्स्टेंटली हीट बढ़ा रहे हो और तापमान बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली आप हीट बढ़ा रहे हो और तापमान बढ़ रहा है, हीट बढ़ा रहे हो तापमान बढ़ रहा है, हीट बढ़ा रहे हो तापमान बढ़ रहा है, यहाँ तक तो हुआ ठीक। लेकिन इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे हुआ कि आप हीट तो सप्लाई कर रहे हो, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, आप हीट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा है, राइट, है ना। इसके बाद आप देखोगे कुछ देर के बाद वापस क्या हुआ, तापमान बढ़ना चालू हुआ, वापस कुछ देर बाद देखोगे तापमान बढ़ना चालू हो गया। मतलब अभी क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, यहाँ पर जो सॉलिड आइस था, आपका सॉलिड आइस था, उसमें आप हीट दे रहे थे, हीट दे रहे थे, वो हीट एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन हीट कहाँ गया, ये हीट उसके स्टेट को तोड़ने में चला गया, वो जो सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड स्टेट में आ गया, ये जो स्टेट ब्रेक डाउन हुआ इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए आप तापमान बढ़ा रहे हो, मतलब हीट बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो तो तापमान नहीं बढ़ रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है। वो आइस जो पहले 0 डिग्री का था, 0 डिग्री सेल्सियस में था, वो अब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, और इसका अभी तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट इसको मिला है, हीट इसको मिला है, लेकिन तापमान इसका बढ़ा नहीं है, तापमान इसका बढ़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आप लगातार हीट करना स्टार्ट किए, आप लगातार हीट करना स्टार्ट किए, तो अब क्या हुआ, अब वापस जो है देखोगे, वापस जो है तापमान और हीट बढ़ना चालू हुआ, जितना आप हीट दे रहे हो उतना तापमान बढ़ रहा है, जितना हीट दे रहे हो उतना तापमान बढ़ रहा है। लेकिन फिर एक पॉइंट आएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब आप हीट दे रहे होगे लेकिन तापमान नहीं बढ़ा होगा, मतलब ये कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, वाटर जो है मान लो आप इतना हीट देना स्टार्ट किए कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ जब 100 डिग्री पहुंच गया, जब बॉयल होने लग गया, तो अब क्या होगा, अब आप इसको हीट दे रहे हो तो हीट तो ले रहा है, हीट ले रहा है, लेकिन टेंपरेचर नहीं बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि अब वाटर का वापस स्टेट ब्रेक हो रहा है, ये गैस स्टेट में जा रहा है, गैस स्टेट में जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में डिफरेंस और बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में क्या होगा, डिफरेंस जो है और बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस स्टेट में जा रहा है, इसलिए हीट जो है वो हिडन हो गया, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में आप हीट दे रहे हो लेकिन तापमान जो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है अगेन तापमान बढ़ेगा विद इंक्रीज इन हीट, अब जितना हीट दोगे आपका अगेन तापमान जो है बढ़ना चालू करेगा। मतलब लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट होता है आपका हिडन हीट, हिडन हीट, ठीक है, क्लियर है। सर सी स्पीड ऑफ लाइट था क्या, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट था, सी स्पीड ऑफ लाइट था ना, उसको गलती से हम एनर्जी दिया था, बट बाद में उसको करेक्ट किया, ठीक है। मेरे को एनर्जी बेसिकली एक्सप्लेन करना था, माइंड में एनर्जी एक्सप्लेन करना है, इसलिए उसको एनर्जी नहीं दिया था, है ना, क्लियर है। तो क्या ये क्लियर है, क्या लेटेंट हीट क्लियर है, लेटेंट हीट क्लियर है, ओके। अब इसका ऐसा यूनिट पूछता है ना, मृत्युंजय बोला सर चेंज इन फॉर्म के समय हीट हिडन आती है, मतलब बिल्कुल मृत्युंजय, चेंज इन स्टेट के समय हीट हिडन आती है, एक्चुअली हीट हिडन नहीं हो रही, हीट आपको हिडन लग रहा है, हीट हिडन है नहीं, ठीक है। सपोज मान लो एक आपके सामने जो है क्रिस्टल रखा हुआ आइस का, तुम्हारे सामने मान लो एक आइस का क्रिस्टल रखा हुआ है, इस टाइप से एक आइस का क्रिस्टल रखा हुआ है ना। जब ये आइस का क्रिस्टल रखा हुआ है ना, ये आइस का क्रिस्टल रखा हुआ है, कैसा होता है जो भी है ना, ये तुम्हारे सामने जो आइस का क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल जो है पहले किस फॉर्म में, पहले सॉलिड फॉर्म में, पहले क्या सॉलिड फॉर्म में, और ये आइस का तापमान इसका 0 डिग्री है, तापमान 0 डिग्री है। लेकिन जब ये वाटर में ब्रेक डाउन होगा तो इसका स्टेट टूट रहा है ना, इसका स्टेट टूट रहा है ना, इसका स्टेट टूट रहा है, तो ये स्टेट को तोड़ने में
स्टेट को तोड़, आप हीट तो दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, लेकिन ये हीट जो है वो स्टेट को तोड़ने में लग गया, इसलिए तापमान बढ़ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको तापमान बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? रट गया सर, लेकिन समझ नहीं आया 11th में कोरोना में, 11th में कोरोना में किए थे। अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा? तो है सिंपल, सिंपल क्लियर है। यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि टेम्परेचर जो है कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। टेम्परेचर जो है कहीं और इसको ऐसे समझो, मान लो तुम कहीं दिल्ली पढ़ने के लिए, राइट, तुम दिल्ली या पटना कहीं पढ़ने के लिए, ठीक है, राइट, तुम्हारे पापा जो है वो तुमको पैसे तो भेज रहे हैं कि चलो लड़का जो है वो पढ़ेगा, उसका नॉलेज जो है ग्रोथ हो रहा है, मतलब वो हीट दे रहे हैं, ऐसा मतलब क्या हीट, राइट, वो हीट दे रहे हैं, वो हीट दे रहे हैं। लेकिन अब क्या किया तुम, कुछ समय तक तो पढ़े, कुछ समय तक पढ़े, लेकिन अब ये पैसा तुम कहीं और खर्च करने लग गए, मतलब कि हीट तो आ रहा है, लेकिन ये हीट खर्च कहीं और हो रहा है ना, ये हीट जो है वो खर्च कहीं और हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है, हीट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये हीट कहीं और खर्च हो रहा है, स्टेट को ब्रेक डाउन करने में हो रहा है, इसलिए तापमान पहले भी जीरो था आइस का, अब ये पानी बन चुका है, तो अभी इसका तापमान 0 डिग्री है, अभी क्लियर है ना? ठीक है, रमेश चौबे बोल रहे हैं, सर अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगा वाटर तो लेटेंट हीट रिलीज होगा। रमेश रमेश चौबे, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए तुमको हीट हीट कैसे दोगे, तुम बताओ जरा, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हीट कैसे दोगे? यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बनाओगे तो दोगे ना हीट। ठीक है, अभी क्लियर होना चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में, है ना? अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ हीट बेसिकली हीट जो है वो वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसमिट, आपको बताया हीट जो है वो हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है? टेम्परेचर डिफरेंस में फ्लो होता है ना? हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस में फ्लो होता है, हीट हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, right? हाँ सही है, इसका असाइनमेंट लिख लो, इसका असाइनमेंट लिख लो। ठीक है, लेटेंट हीट जो है इसका असाइनमेंट लिख लो। ठीक है, लिखवाई दें, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी, जूल पर केजी, ये आपका असाइनमेंट है किसका, लेटेंट हीट का। ठीक है, चलो, हाँ प्राची परमार, ये आपका असाइनमेंट है, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी, क्लियर है? चलिए, अब बात करें ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में आपको बताएं कि हीट जो है ये लगातार फ्लो करता है। फ्लो कैसे करेगा? हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा और ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना? जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कैलोरीमीटर पे आएंगे, कंट्रोल करो, कैलोरीमीटर पे आएंगे ना। ठीक है, अभी बस ये समझो ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। जब भी हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या करे जाए उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ये तीन तरह से होता है, ये तीन तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर है? ये तीन तरह से होता है, कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है और रेडिएशन से होता है, रेडिएशन से होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट कुछ नहीं है, हीट जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक पैन है, आपके पास क्या एक पैन है, राइट, या फिर यहाँ पे मान लो कि आप एक रॉड लियो, सेम एग्जांपल देंगे ताकि क्लैरिटी मिले आपको। ये रॉड है, रॉड का पॉइंट ए या पॉइंट बी है, रॉड का पॉइंट ए पॉइंट बी है, और यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे आप इस पॉइंट ए को हीट कर रहे हो। जब पॉइंट ए को तुम हीट कर रहे हो, जब तुम पॉइंट ए को हीट कर रहे हो तो पॉइंट ए गर्म होगा, पॉइंट ए गर्म है, पॉइंट बी ठंडा है, मतलब क्या टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब मतलब हीट जो है ये ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, ए से बी की तरफ फ्लो करेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अभी ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है ये अलग अलग तरह से होता है, कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हीट जो है, कंडक्शन में हीट जो है किसी भी सॉलिड मीडियम के माध्यम से फ्लो होता है। ये देखो, जो आपका आयरन रॉड है क्या था, सॉलिड था, या आयरन रॉड क्या था, सॉलिड था, सॉलिड था। तो जब भी हीट जो है वो उसके जब भी किसी चीज का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट फ्लो करेगा हायर मीडियम से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। और जब भी ये आपके सॉलिड में हो जाए, जब भी आपके सॉलिड में हो जाए उसको बोलेंगे कंडक्शन, कंडक्शन। जब आपके लिक्विड में या गैस में हो, ठीक है, जब भी आपके फ्लूइड में हो, लिक्विड या गैस में क्या होता है, फ्लूइड होता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लूइड जो है, फ्लूइड मतलब केवल लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड में आपके गैस भी आता है। फ्लूइड मतलब हर वो चीज जो बह रहा है, फ्लूइड मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो बह रहा है उसको बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, हर वो चीज जो बह रहा है उसको बोलते हैं फ्लूइड, राइट। तो लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, बह रहा है तो फ्लूइड है, गैस बह रहा है तो फ्लूइड है, तो गैस भी एक तरह का फ्लूइड होता है, इस बात को क्लैरिटी रखना। ठीक है, तो कंडक्शन जो है वो क्या होता है, फ्लूइड में होगा और गैस में होगा, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। और रेडिएशन जो है, रेडिएशन जो है इसको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, इसको कोई मीडियम से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखो, अभी डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, एक पैन है जिसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है, एक पैन है जिसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है, नीचे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, नीचे लोग हीट दे रहे हैं, और ये पैन का जो हैंडल है ये भी आयरन का, ये पैन का जो हैंडल है क्या है आपका, आयरन का है। सपोज मान लो पैन का हैंडल जो है वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग हीट दे रहे हैं पैन पे, जब लोग हीट दे रहे हैं पैन पे, तो क्या होगा, ये हीट जो है ये फ्लो करेगा, फ्लो करके इस हैंडल तक आएगा, इस हैंडल बार तक आएगा। हीट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, पैन के बेस पे दे रहे हैं, लेकिन पैन का जो हैंडल है, हैंडल बार है, वहां तक भी हीट पहुंच जाएगा बाई सॉलिड मीडियम। पैन के किसी पार्ट को आप टच करोगे, राइट, आपको गर्म लगेगा, चाहे वो हीट नीचे दे रहे हो, लेकिन अपर पार्ट भी सेम गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन के थ्रू हीट फ्लो हो रहा है। तो जब भी हीट फ्लो होगा, जब भी हीट फ्लो होगा किसके थ्रू, सॉलिड मीडियम के थ्रू, क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। जब भी हीट फ्लो होगा किसके थ्रू, फ्लूइड के थ्रू, दैट इज गैस और लिक्विड के थ्रू। अंदर में पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, इसके अलावा आपका स्टीम है जो भाप निकलता है, वो भी गर्म निकलता है। तो हीट क्या हो रहा है, हीट लिक्विड और भाप के थ्रू, लिक्विड और गैस के थ्रू जब निकल ये ट्रांसमिशन स्टार्ट करना शुरू कर दे तो बोलेंगे हम लोग कंडक्शन। और तीसरा देखो, तीसरा देखो, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, सराउंडिंग अपने आप गर्म हो गया, सराउंडिंग अपने आप गर्म हो गया बिना किसी मीडियम के, तो क्या बोलेंगे, रेडी। तो इस एक डायग्राम में आपको तीनों चीज जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ाए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्शन क्या होता है, जब भी सॉलिड में हो तो बोलेंगे कंडक्शन, जब भी हीट का ट्रांसमिशन, जब भी हीट का ट्रांसमिशन सॉलिड में हो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि कंडक्शन में मूवमेंट, पार्टिकल मूव नहीं होते, कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं होते, मतलब ये कि तुमको पता है कि क्या है, सॉलिड है, राइट। एक चीज पहले बता दें नॉनसेंस वालों को, सब लोग कंफ्यूजन हो। सपोज मान लो कि ये क्या है, आपका सॉलिड है, ये क्या आपका सॉलिड है, ये तुम्हारा क्या है, सॉलिड है, ये तुम्हारा क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, राइट। और ये क्या आपका गैस है, ये क्या आपका गैस है, ये क्या है, गैस है। तो साइंस वाला ध्यान रखो, ये होता है कि सॉलिड के अंदर, नॉन साइंस ध्यान, सॉलिड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से चिपके रहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह चिपके रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह चिपके हुए हैं, इनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए सॉलिड है, इसलिए सॉलिड है। लेकिन जब हीट दोगे बहुत ज्यादा तो इनके अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा, धक्का मुक्की होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, और क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। और यही मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे, गैस बोलेंगे। ठीक है, राइट। तो सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन किसमें होगा, कंडक्शन जो है सॉलिड में होगा, कंडक्शन सॉलिड में होगा। और क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं होता, यहाँ पे होता क्या है, कंडक्शन होता कैसे है, इसके अंदर स्पेस तो है नहीं, है ना, इसके अंदर स्पेस तो है नहीं। जब स्पेस नहीं तो क्या होगा, जब स्पेस नहीं तो क्या होगा, फिर आपके मॉलिक्यूल्स है, पहला मॉलिक्यूल वाइब्रेट होगा, वो दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करेगा, तीसरा चौथे को वाइब्रेट करेगा, चौथे पांचवें वाइब्रेट करेगा। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह से नहीं लेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना चालू करेंगे, एक दूसरे को हिलाना चालू करेंगे, पार्टिकल्स मूव करना चालू करेंगे अंदर, पार्टिकल्स मूवमेंट होगा, एक्शन मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस वाइब्रेट हो रहे हैं।
ठीक है। तो कंडक्शन में कुछ इस तरह से प्रक्रिया होता है। ध्यान रखो कंडक्शन आपका सॉलिड में होगा जहाँ पे हीट हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में ट्रांसमिट करेगा विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, बस पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बताओ, आएंगे मतलब आएंगे, यहाँ तक बताओ क्लियर पहले। देखो अब यहाँ पे एक बात जो सवाल है वो सवाल पे हम आते हैं। सवाल ये है कि क्या मरकरी में होता है कंडक्शन? तो बिल्कुल मरकरी में कंडक्शन होगा। क्यों होगा मरकरी में कंडक्शन? क्योंकि जो मरकरी है ना, ये अदर मेटल्स के मुकाबले ये हीट जो है ज्यादा ये करती है, क्या बोलते हैं, कनेक्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए मोर एग्जांपल रेडिएशन, तो रेडिएशन पे भी पढ़ा है, रेडिएशन भी आपको एक्सप्लेन किया है, बस यहाँ पे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अभी डिटेल में आएंगे। तो कंडक्शन क्लियर हो गया, आते हैं कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन फ्लूइड। ध्यान रखो फिजिक्स में जब भी फ्लूइड आएगा, फिजिक्स में समझ लेना कि यहाँ पे लिक्विड और गैस के बारे में बात हो रहा है। फिजिक्स में जब भी फ्लूइड आएगा, हाँ, लोगों को लगता है फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड एंड गैस बोथ, बिकॉज़ फ्लूइड मतलब होता है वो चीज जो बह रहा है, तो लिक्विड भी बह रहा है और गैस भी बह रहा है। ठीक है, बह रहा है, नॉट बह रहा है। ठीक है, बह रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है वहां पे जब हीट का ट्रांसमिशन हो, फ्लूइड में जब हीट ट्रांसमिशन हो तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल जो एक्चुअल होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्चुअल होते हैं। सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता, सॉलिड में पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता। सॉलिड में क्या हो रहा था, एक पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट कर रहा था, एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से अगला वाइब्रेट कर पा रहा है, एक पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से अगला वाइब्रेट कर पा रहा है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेस क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पे क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रहा होता है, यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, राइट। तो कंडक्शन जो है ध्यान रखना कि ये किसमें होता है, लिक्विड एंड गैस में होगा, और यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाए, हीट का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाए, तो समझना कि रेडिएशन हो रहा है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड इट प्रोपगेट्स विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम से अगर होकर गुजर भी रहा है ना तो उस मीडियम को हीट नहीं करता है। क्लियर है, राइट। अब देखो इसके एप्लीकेशन को, रेडिएशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं, एग्जांपल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जब आप वुलन क्लॉथ पहनते हो विंटर में, है ना, ठंडे के दिन में आप जब वुलन क्लॉथ पहनते हो तो आपको गर्म क्यों फील होता है? बिकॉज़ इससे फील होता है कि जो आपका वुलन क्लॉथ है ना, वो अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है, उसका डेंसिटी कम होता है। देखो ये हेवी नहीं होता बहुत ज्यादा, स्वेटर वगैरह होता है जो, है ना, स्वेटर वगैरह बात करें वो हेवी बहुत ज्यादा नहीं होता। हेवी नहीं होता मतलब अंदर क्या है, एयर ट्रैप है, एयर ट्रैप है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल नहीं पा रहा है ना, हीट जो है बाहर निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वुलन क्लॉथ जो आप विंटर में पहनते हो, ठीक है, इससे हीट जो है बाहर नहीं निकल पाता, आप वार्म फील करते हो। ठीक है, इसके अलावा ठंडे का दिन है और आप जो है ब्लैंकेट लेके सोए हो, ठंडे का दिन है आप ब्लैंकेट लेके सोए हो, राइट। एंड सिंगल ब्लैंकेट आपने लिया है, ठंडा लगा तो आप एक और ब्लैंकेट ले लिया, एक और ब्लैंकेट ले लिए, तो बीच में क्या होगा, एयर ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट जो है अगेन रिलीज नहीं हो पाएगा और आपको गर्म फील होगा। रेफ्रिजरेटर ले लो, रेफ्रिजरेटर या फिर आइस बॉक्स ले लो, राइट, है ना, क्योंकि हीट को कोई मीडियम नहीं चाहिए निकलने के लिए, वो कहीं से भी निकल सकता है, तो इसको ट्रैप करना पड़ता है, ताकि आपकी बॉडी जो है वार्म रहे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और आइस बॉक्स ले लो, वहां भी थर्मोकोल का डबल लेयर रहता है ताकि उसके बीच में क्या हो जाए, उसके बीच में एयर जो है वो आए और आपका हीट जो है ट्रैप हो जाए, है ना, इट मिनिमाइजेस द हीट इन द कंडक्शन। ठीक है, क्लियर, ठीक है, चलो। इसके अलावा रेडिएटर इन मोटर कार वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन। डायग्राम ऐसा डायग्राम कुछ डायग्राम बनाया कहां से, ये ब्लैंकेट डायग्राम। आज क्लास कितने बजे तक? आपको आज क्लास 10 बजे तक, आपको थर्मोडायनामिक्स भी करना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट के थ्रू क्लियर कट डिफरेंस दिखाया गया ताकि आपको याद करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू आप याद कर लोगे कि कंडक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है। कंडक्शन आपके सॉलिड में होगा, कंडक्शन का मीडियम क्या होगा, लिक्विड और गैस होगा, और रेडिएशन का मीडियम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, राइट। कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है मूव करता है, मतलब कि पहला पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे को हिलाएगा, तीसरा चौथे को हिलाएगा, मतलब वाइब्रेट करेगा एक दूसरे को, है ना, पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। लेकिन कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, और रेडिएशन के बारे में बात करें तो हीट ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, क्या कंडक्शन वैक्यूम होगा, नहीं हो पाएगा कंडक्शन वैक्यूम में, क्यों, कोई मीडियम ही नहीं है। क्या कंडक्शन वैक्यूम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, कोई मीडियम ही नहीं है, इनको मीडियम चाहिए होता है। लेकिन रेडिएशन हो पाएगा वैक्यूम में, बिल्कुल वैक्यूम में रेडिएशन जो है आसानी से हो पाएगा, बिकॉज़ इसको मीडियम चाहिए भी नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो कंडक्शन होता है वो स्लोवेस्ट होता है, बहुत धीरे होता है। अगर आप आपका पैन गर्म हो रहा है, पतीले में पानी आप गर्म कर रहे हो और जो पतीला का जो हैंडल बार है वो क्या इंसुलेटेड नहीं है, वो भी आयरन का बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद आपको गर्माहट फील होगा। हैंडल बार पे, है ना, राइट, क्योंकि ये स्लो होता है, काफी स्लो होता है। लेकिन कंडक्शन जो है वो फास्ट होता है, और रेडिएशन फास्टेस्ट होता है। ठीक है, रेडिएशन जो है ये फास्टेस्ट होता है। तो ये आपका डायग्राम जो है, ये आपका चार्ट जो आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, ओके। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। व्हाट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? द रेट ऑफ लॉस फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम अ बॉडी, वेट पेन चेंज करते हैं। तो जिस रेट से हीट लॉस हो रहा है बॉडी से, द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम अ बॉडी मतलब dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेंपरेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी दैट इज dq/dt। ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी मतलब dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेंपरेचर, ये पहला टेंपरेचर है, ये दूसरा टेंपरेचर है, डिफरेंस इन टेंपरेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर है, ओके। सर एक रिक्वेस्ट है कि जो मैंने वीडियो था कुछ ज़्यादा यूट्यूब पर अवेलेबल था, आप वैसे ही थोड़ा इसका भी रख दीजिएगा क्योंकि 9:30
ऑप्शनल होता है। देखते हैं, ट्राई करेंगे, बट आई कैन नॉट एश्योर इट, ठीक है, बिकॉज़ मेरे साइड से नहीं होता, है ना? तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी, आपके बॉडी से जिस दर से, आपके बॉडी में जिस दर से हीट लॉस हो रहा है, आपके बॉडी में जिस दर से हीट लॉस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि बाहर में टेंपरेचर डिफरेंस क्या है। मतलब dq dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। डेल टी मतलब चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है, चेंज इन टेंपरेचर, क्लियर है? आपके बॉडी में जो हीट लॉस हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सराउंडिंग का तापमान क्या है। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो, इफ यू टेक आउट द हॉट वाटर एंड फ्रेश वाटर एंड पुट इट इन अ फ्रिज, ठीक है, आप क्या करोगे? एक हॉट वाटर को फ्रिज में रखोगे, ठीक है, और एक कोल्ड वाटर को फ्रिज में रखोगे, ठीक है, देन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विल बी फास्टर देन द फ्रेश टैप वाटर, ठीक है। ये जो हॉट वाटर है, ये जो हॉट वाटर, एक मिनट में किसी का मैसेज आ रहा है बार बार, ओके चलो। हम्म, तो यहाँ पे बात की dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस। मतलब कि एक बॉडी है, राइट, एक बॉडी है, और उस बॉडी से क्या हीट रिलीज होगा, साधारण सी बात है, उस बॉडी से क्या हीट रिलीज होगा, वो हीट कितना रिलीज होगा, वो निर्भर करता है कि उसके आसपास टेंपरेचर डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज में क्या किया, एक हॉट बॉटल रखा है, पानी का बॉटल रखा है, जिसमें पानी गर्म है। फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है, ये मान लो आपका फ्रिज है, यहाँ पे क्या है, फ्रिज है ना? इस फ्रिज में आप एक बॉटल रखें, आप बढ़िया एक बॉटल रखें, है ना, ठीक है, न्यू मॉन्क, मान लो बॉटल का नाम है न्यू मॉन्क, ठीक है, बढ़िया गर्म बॉटल लगा दिया। इसके अलावा एक और बॉटल रखे आप, एक और सिंपल सा बॉटल रखे हो, ठीक है, एक और बॉटल रखे जिसमें टैप वाटर है, है ना, बस बॉटल का नाम न्यू मॉन्क, पानी है, यहाँ पे गर्म पानी है, जिसमें टैप वाटर है ना, बस बॉटल का नाम न्यू मॉन्क, पानी है, यहाँ पे गर्म पानी है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल पानी है। तो ज्यादा हीट रिलीज कौन करेगा? ज्यादा हीट रिलीज कौन करेगा? ये करेगा, हॉट वाटर करेगा। ज्यादा हीट कौन करेगा, रिलीज कौन करेगा? आपका हॉट वाटर करेगा। क्यों? टेंपरेचर डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, टेंपरेचर जो है वो डिफरेंस ज्यादा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अरे कंसेप्ट पे ध्यान दो, जानवी, रेड वाटर, स्पार्कलिंग वाटर पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग केवल दो लिक्विड में होगा नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किसी में भी हो सकता है, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उसमें किस दर से हीट रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि तापमान में डिफरेंस कितना है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो दो बॉटल है, कोई भी मान लो, एक आपका हॉट बॉटल है, है ना, राइट। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हो, तो टेंपरेचर डिफरेंस इसका ज्यादा हो रहा है, टेंपरेचर डिफरेंस जो है इसके साथ ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वही ये बोलता है कि आपके बॉडी से कितना हीट रिलीज हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि टेंपरेचर डिफरेंस जो है कितना ज्यादा है इसके सराउंडिंग में, ठीक है, क्लियर है? जब क्लियर है तो हम लोग आगे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हाँ, सर ये बॉटल नहीं हो सकता, थर्मोडायनेमिक्स बाकी हीट एनर्जी, जो आपका हीट एनर्जी है, इसका बाकी एनर्जी के साथ रिलेशन क्या, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, राइट। जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो ये सिखाता है कि जो हीट एनर्जी है इसका बाकी एनर्जी के साथ रिलेशन क्या, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है हीट, उष्मा, हीट दैट इज उष्मा, राइट। डायनामिक्स मतलब क्या होता है? आयाम, उष्मा का अलग-अलग आयाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली उष्मा का अलग-अलग आयाम देखने वाले हो। ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो हीट है ना, जो हीट है वो उसका बाकी एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है। इन सिंपल टर्म जो हीट है, राइट, जो हीट है वो वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा, वो वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा, वो समझने वाले, क्लियर, क्लियर है? हाँ, तो ये कर लो पहले, सोमरस मदिरा, ओल्ड मॉन्क, हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बर्नर ले रहे हैं, आपका बर्नर है, यहाँ पे क्या है? बर्नर, ठीक है, राइट। फर्स्ट समझा रहे हैं आप लोगों को? फर्स्ट समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, महुआ यहाँ ध्यान दो, थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करें, ठीक है। अच्छा पहले आपको ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर फर्स्ट लॉ पे आते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है? तापमान जो है वो नियत रहेगा, ठीक है, राइट, मतलब समतापी रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा आपको टेंपरेचर में बदलाव नहीं दिखेगा। समतापी मतलब समान, तापी मतलब तापमान, ठीक है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है? टेंपरेचर डिफरेंस सेम होता है, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेंपरेचर पे होगा, वो कांस्टेंट वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेंपरेचर पे, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। दूसरा आता है आइसोबारिक मतलब समदाबी। आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? समान, ठीक है, और थर्मल मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल मतलब होता है हीट, तो आइसो मतलब हो गया समान, थर्मल मतलब हो गया हीट। मतलब कि वो प्रोसेस जहां पे तापमान जो है, हीट जो कांस्टेंट रहे, समान रहे, समतापी रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोबारिक मतलब समान, बारिक मतलब हो गया दबाव, प्रेशर, ठीक है, मतलब वो प्रोसेस जहां पे कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, दाब जो है वो नियत रहे, नियत मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, उसको बोलेंगे आइसोबारिक। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मतलब क्या होता है? प्रोसेस है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, समान, ठीक है। और कोरिक मतलब क्या होता है? कोरिक मतलब होता है आपका नियत, आयतन, ठीक है। तो वो प्रोसेस जहां पे आपका वॉल्यूम जो है, दैट इज आयतन जो है वो कांस्टेंट रहे, वो प्रोसेस जहां पे आपका आयतन दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, उसको बोलेंगे आइसोकोरिक, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर तापमान जो है वो समान रहे, टेंपरेचर सिमिलर रहे, तो आइसोथर्मल। अगर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे, वो समान रहे, आइसोबारिक। अगर आपका वॉल्यूम दैट इज आयतन, अगर वो आपका कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक। और आपका एडियाबैटिक क्या होता है? एडियाबैटिक क्या होता है? द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच हीट ऑफ ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब वो प्रोसेस जब हीट ट्रांसफर ना हो पा रहा हो, उसको बोलेंगे एडियाबैटिक। वो प्रोसेस जहां पे हीट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, उसको बोलेंगे हम लोग एडियाबैटिक। मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा? उष्मा, है ना, हीट कांस्टेंट रहेगा, ये रिलीज नहीं हो पा रहा अपने सराउंडिंग के आसपास से, अपने सराउंडिंग के इर्द-गिर्द से जो है रिलीज नहीं हो पा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास थर्मोफ्लास्क होगा, है ना, आपके पास थर्मोफ्लास्क बॉटल मिल्टन वाला, है ना, राइट। तो उसमें क्या, उसमें आप पानी डाल देते हो, है ना, तो क्या होता है, बहुत समय तक एज्यूम करो कि पानी उसमें 24 घंटे नहीं, परमानेंटली जो है वो पानी उसके अंदर क्या होगा, हीट जो है ट्रैप हो जाएगा, है ना, अपने तापमान के अपने आउटर टेंपरेचर के अकॉर्डिंग वो ढल नहीं पाएगा, क्लियर। सो दैट इज एडियाबैटिक। अब आते हैं न्यूटन के, सॉरी न्यूटन बोल रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पे। अब आते हैं आप लोग, अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पे। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ समझो, राइट। समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बर्नर लेंगे। यहाँ पे क्या है? बर्नर, यहाँ पे क्या है? बर्नर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आग लगाएंगे, हैं, जिसमें तुम लोग माहिर हो, ठीक है। ये क्या लेंगे हम लोग? बीकर लेंगे, बर्तन लेंगे, जहाँ पे कुछ तो पकाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या पकाएंगे? गैस पकाएंगे। इस बीकर के अंदर क्या है? गैस है। क्या भर दिए? गैस भर दिए, क्या भर दिए? गैस भर दी, ठीक है। अब क्या किया हम लोग? यहाँ पे आग लगा दी। यहाँ अच्छा एक और चीज़ रह गया था, यहाँ पे पिस्टन लगाते हैं, एक पिस्टन लगा दिए, पिस्टन पता है ना,
पिस्टन पता है ना, पिस्टन पता है ना, क्या होगा पिस्टन बेसिकली जब गैस एक्सपैंड करेगा, राइट, तो पिस्टन अपने आप ऊपर चलाएगा, पिस्टन अपने आप हल्का ऊपर चलाएगा, जब गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पिस्टन अपने आप वापस नीचे दबाएगा, पुश करेगा, तो पिस्टन बस ये काम होता है। ये बस इसलिए लगाते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए लगाते हैं हम लोग लैबोरेटरी में, इसको सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया, इस गैस में क्या किया, आग लगा दी, है ना, इस गैस में आग लगा दी, साला मुर्गा भात बनेगा गैस, अरे भाई साहब, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका बीकर है, बीकर है, ठीक है। मुर्गा भात नहीं बनेगा, वेजिटेरियन है, ठीक है, राइट। तो गैस पकाएंगे हम लोग, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या आपका मूवेबल पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, हीट दे रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। जब हम लोग हीट देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, नाचेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो कौन सा एनर्जी आएगा, बताओ जरा, हैं। फरमाइश कर रहे हो कि तहलका आमलेट बनाओ, ये बनाओ, बनाओ, बताओ जरा, हैं, बताओ। मृत्युंजय, जानवी, स्टूडेंट ऑफ परमार सर, रावण, जिनको जिनका फरमाइश था तहलका मैगी ऑमलेट दम बिरयानी, बताओ जरा, गैस मूव कर रहा है तो कौन सा एनर्जी आएगा इसके अंदर। बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये गैस नीचे का जो गैस जो है वो गर्म से मूव करके ऊपर तो जाएगा, नीचे वाला गैस गर्म से मूव करके ऊपर तो भागेगा, ग्रेविटी का अगेंस्ट काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तुमको एक ड्रम में बंद करके आग लगा दी नीचे, क्या करोगे, अंदर में घूमोगे गोल गोल, भागोगे यहाँ वहाँ, राइट। तो रोटेशनल एनर्जी, इसके अलावा सारी एनर्जी मिला दो, टोटल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जब हीट दे रहे हैं तो गैस मूव कर रहा है, और जब गैस मूव कर रहा है तो गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी, गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, गैस के अंदर टोटल एनर्जी, गैस के अंदर रोटेशनल एनर्जी, ये सारे एनर्जी गैस के अंदर क्या होंगे, जनरेट होंगे, है ना। ये सारी एनर्जी क्या होंगे, गैस के अंदर जनरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे। मतलब कि आप गैस को हीट दोगे तो कुछ गैस जो है, कुछ गैस जो है, अच्छा एक बात बताओ, ये जब मूव कर रहे हैं तो इसके लिए वर्क डन तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ जरा, हाँ? सर बम फोड़ा आपने कभी बोतल में डाल के, अभी यहाँ ध्यान दो वरना बहुत जगह डाल के बम फोड़ेंगे, यहाँ ध्यान दो अभी, ठीक है। कुछ समझा रहे हैं, ये चीज मिस हो जाएगा तो फिर पल्ले पकड़ नहीं पाओगे, यहाँ ध्यान दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है आपको, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप कुछ किए नहीं हो, बेसिकली एक गैस लियो जिसको आप हीट कर रहे हो, जब गैस को आप हीट कर रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारे जो है एनर्जीज आ रहे हैं, पहले तो शांत था लेकिन इसके अंदर सडनली हीट होते ही बहुत सारी एनर्जी आना स्टार्ट हो गई, जनरेट होना स्टार्ट हो गए। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एनर्जी जनरेट हो रहे हैं, सब एनर्जी जनरेट होती है। ये बताओ कि जब एनर्जी जनरेट हो रहा है तो एनर्जी जनरेट करने के लिए वर्क लगता है ना, एनर्जी जनरेट करने के लिए वर्क लगता है ना, कुछ भी एनर्जी जनरेट करते हो तो वर्क तो करते हो तभी जनरेट होता है वो, लेकिन यहाँ पे वर्क में क्या जाएगा, वर्क में कुछ ना कुछ जाता है आपका, वर्क में कुछ ना कुछ जाता है ना, फोर्स जाता है, कुछ ना कुछ जाता है या एनर्जी एनर्जी जाता है। तो यहाँ पे वर्क में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो गैस आप दे रहे हो इसमें से कुछ गैस जो है, आई मीन यहाँ पे जो हीट दे रहे हो, यहाँ जो हीट दे रहे हो, यहाँ से कुछ हीट जो है वो गैस को गर्म करेंगे, ये गैस के तापमान को बढ़ाएंगे, और कुछ हीट जो है वो गैस पे वर्क डन करवाएंगे ताकि वो एनर्जी ऑब्टेन कर पाए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल, है ना, टोटल मैकेनिकल, ये सब ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है कि अगर आप हीट दे रहे हो किसी भी चीज को तो वो हीट का कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन में जाएगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। हीट का कुछ पार्ट वर्क डन में जाएगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा। अगर आप डीक्यू दे रहे हो, डीक्यू मतलब क्या है, हीट दे रहे हो, अगर डीक्यू दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो कुछ पार्ट जो है वो डीयू में जाएगा, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, डीयू मतलब चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में जो है इंटरनल एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, ठीक है। तो कुछ चीज यहाँ पे जाएगा और कुछ जगह पे डीडब्ल्यू, दैट इज वर्क डन में, वर्क डन में। क्या क्लियर है, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, कुछ बहुत ज्यादा बता नहीं रॉकेट साइंस, बस ये बताएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। अगर तुम पे आग लगाएंगे ना, अगर तुमको आग लगाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा बॉडी कुछ आग को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। अगर तुमको पकड़ते हैं एकदम एकदम में बंद करते हैं और आग लगाते हैं, डीक्यू करते हैं, डीक्यू मतलब क्या करेंगे, हीट देंगे, डीक्यू मतलब क्या करेंगे, हीट देंगे, क्यों, क्योंकि पकड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे, तुम्हारे अंदर इंटरनल चेंज, तुम्हारा बॉडी जो है इंटरनल एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब डीक्यू करोगे, गर्म होगे हीट से, ठीक है। इसके बाद डीडब्ल्यू करोगे, मतलब वर्क डन करोगे, यहाँ भागोगे, यहाँ भागोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक वगैरह वगैरह, ठीक है, राइट। तो यही आपका फर्स्ट लॉ, कुछ था नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप फर्स्ट लॉ क्लियर है। इफ द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम is capable of doing work, then the quantity of heat is absorbed by the system is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and the external work done by it, ठीक है। that is dq equal to dw by du by dw, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से तुमको एक चीज याद आना चाहिए, यहाँ तुमको याद आना चाहिए कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो यही बताया था, है ना। आई मीन जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था कि एनर्जी जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यही था ना, यही था ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट लॉ ऐसा दिख रहा है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कभी जो आप हीट दे रहे हो, जो आप हीट दे रहे हो वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बहुत सारी एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में, और बहुत सारे वर्क डन में, बहुत सारे वर्क डन में, क्लियर है। तो अगर पूछता है तुमसे, अगर तुमसे पूछता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आई मीन जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये किस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, क्लियर है। बहुत ही सिंपल लॉ है लेकिन बहुत ही टफ करके पढ़ाया जाता है, टफ तरीके से पढ़ाया जाता है 12th में, ठीक है, ठीक है। सनम बोल रहे हैं एक बार और, सर जनरेट तो हो रहा है, हीट बिल्कुल जनरेट हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, ये जो हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हो ना, जो हीट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, जो हीट तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ही हो रहा है बेसिकली उसका, ठीक है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, अब बात करेंगे सेकंड लॉ के बारे में, है ना। अच्छा, अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब तक हम ये पढ़ते हैं कि भैया जो आपका हीट है वो क्या करता है, वो हाई टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर तक मूव करता है, ये पढ़ता है ना। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो प्लीज, ओके। पूजा सिंह देखो, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल बताएं कि मान लो एक बीकर है, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आप कुछ गैस भरती हो, इस बीकर के अंदर क्या किया, कुछ गैस भरती हो, कुछ गैस मॉलिक्यूल डाल दियो, ठीक है। इस बीकर को ऐसे टाइट कर दियो, एयर टाइट कर दियो, लेकिन इसको एयर टाइट कुछ ऐसे कियो ताकि ये जो है ऊपर नीचे होता रहे, प्लेट्स ऊपर नीचे होते रहे, ठीक है, वरना ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हीट दी है, यहाँ पे क्या किया, हीट देना स्टार्ट किया, यहाँ पे हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब भी आप हीट दोगे, जब भी आप हीट दोगे तो क्या होगा, अंदर में गैस मॉलिक्यूल्स मूव होंगे, आपको पता है, कुछ भी चीज होगा अगर हीट होगा तो मूव होगा, कुछ भी चीज होता है क्या होता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है, तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव होंगे। अब गैस मॉलिक्यूल्स जब मूव होंगे, जब गैस मॉलिक्यूल्स मूव होंगे तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया था कि कुछ भी चीज अगर मूवमेंट हो रहा है किसी भी जगह, कहीं भी मोशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है ना, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर भागेंगे, कभी-कभी भागेंगे ना, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म के ऊपर भागेंगे, और आपको नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म के ऊपर भाग रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपको पढ़ाया था कि किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी फोर्स के अगेंस्ट काम होगा तो उस बॉडी के अंदर, उस पार्टिकुलर चीज के अंदर क्या होगा, एक एनर्जी बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
इन दोनों के मिलने से बनेगा आपका टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, गर्म होने की वजह से रैंडम मूवमेंट होगा, गोल मूवमेंट होगा, रोटेशनल एनर्जी, मतलब कि हीट की वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है, बहुत सारी एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वार्म भी हो रहे हैं, गर्म भी हो रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स गर्म भी हो रहे हैं। तो डी क्यू मतलब आपने चार्ज, मतलब आपने हीट दिया, डी क्यू मतलब आपने हीट दिया, जब आपने हीट दिया तो डी यू हो गया, मतलब कि चेंज इन एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी जो है वो गैस एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, प्लस प्लस डी डब्ल्यू हो गया, मतलब वर्क डन हो गया, वर्क डन हो गया। क्योंकि आपने पढ़ा था फिजिक्स में, पहले आपको पढ़ाए थे कि जो भी कुछ हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी, ये तभी होगा जब कोई ना कोई वर्क डन करते हो, और आप वर्क डन करते हो क्या कर रहे हो, वर्क डन करते हो आप हीट दे रहे हो। मतलब फर्स्ट आपको ये बोलता है, फर्स्ट आपको ये बोलता है कि आप जो हीट दे रहे होते हो, आप जो बॉडी पे हीट दे रहे होते हो, वो बॉडी पे दो चीज हो रहा होता है, पहला चीज की हीट एब्जॉर्ब हो रहा होता है और दूसरा चीज वर्क डन हो रहा होता है, वर्क डन हो रहा होता है। ठीक है, क्या क्लियर अभी, क्या क्लियर है? और ये कहीं ना कहीं सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़े थे, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम लोग पढ़े थे पहले, कि एनर्जी जो है इट कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one medium to another medium, राइट। तो ये सेम चीज है। ठीक है, सर ने हीट को क्रिएट किया तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे लगा? डिपेंडेंट हीट कहां क्रिएट करो, हीट तुम यहाँ पे तुम हीट दे रहे हो, यहाँ पे तुम हीट दे रहे हो, और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहां लगा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे एनर्जी कहां जा रहा है, एब्जॉर्ब तो हो रहा है ना, तुम्हारा जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होकर बहुत सारे एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, राइट। कुछ गैस मॉलिक्यूल्स को गर्म कर रहा है, समझ में आ रहा है? तुम इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात कियो, बात करें हमेशा बोलते हैं फिजिक्स में पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखना। ठीक है, ये तुम हीट दे रहे हो ना, इसलिए तुम वर्क नहीं कर रहे हो, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है, इसलिए तुम वर्क क्यों, ये हीट अपने आप नहीं लग गया, अभी समझ में आ रहा है ना दीपेंद्र? इसके लिए तुम वर्क कर रहे हो, आपका गैस जो है वो जा रहा है, आपका लाइटर के जो आपका माची जा रहा है, लाइटर जा रहा है ना, आप एक एनर्जी लगा रहे हो, है ना, आप एनर्जी लगा रहे हो हीट जनरेट करने के लिए, तो किसी भी चीज करने के लिए आप एनर्जी लगा रहे हो, ये तुम किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखोगे जहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, प्रिंस बेटा पढ़ लो, है ना, ज्यादा आंटी वच करना पढ़ लो भी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, चलो तो अब तक क्या पढ़े हम लोग? ये पढ़े कि भाई जो आपका हीट है वो हॉट टेम्परेचर से, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो होता है, ये पढ़े ना, कि हीट जो है ये पॉइंट, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दो बॉडी है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी है। ठीक है ना, बॉडी ए जो है यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, बॉडी बी जो है टेम्परेचर जो है कम, यहाँ पे हीट जो है कम, मतलब तापमान कम है, यहाँ पे हीट ज्यादा है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे हीट कम मतलब तापमान कम, सिंपल चीज, सिंपल कंसेप्ट। तो आपको पता है कि हीट जो है वो कैसे फ्लो करेगा, हीट बॉडी ए से बॉडी बी में जाएगा, हीट बॉडी ए से बॉडी बी में जाएगा, आपको पता है कि हीट जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस देके फ्लो करता है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस देके फ्लो करता है, राइट। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका उल्टा हो सकता है? मतलब हीट जो है ये नेचुरली नॉर्मली, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि हीट जो है वो गर्म से ठंडे बॉडी तक जाता है, तो क्या इसको हम ठंडे से गर्म करवा सकते हैं, क्या उल्टा काम करवा सकते हैं? बिल्कुल करवाएंगे। और लेकिन आपको पता है कि उल्टा काम करवाने के लिए आपको वर्क डन देना पड़ता है, आपको वर्क डन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके रूम का तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस है, आपके कमरे का तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप क्या किए, एक एसी लेके आए, आप क्या किए, एक एसी लेके आए। अच्छा, रूम का तापमान 34 क्यों हो गया? बिकॉज बाहर में तापमान 44 है, बाहर में तापमान 44 है, तो बाहर का तापमान क्या होगा, रूम का तापमान में एंटर करेगा, बाहर का तापमान रूम का तापमान में एंटर करेगा, बिकॉज बाहर में तापमान जो है ज्यादा है, अंदर में तापमान कम है, तो जो हीट है वो बाहर से अंदर घुसेगा, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। लेकिन आप अब वर्क डन करोगे, इसको उल्टा करने के लिए वर्क डन कैसे करोगे? आप एसी लेके आओगे, आप एसी लेके आओगे, ठीक है, राइट, आप जो है एसी लेके आओगे, राइट, एसी इंस्टॉल कर दोगे, और अब क्या होगा, जो रूम का तापमान जो है वो 34 से घट के 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब आपने रिवर्स काम करा है, आपने रिवर्स काम करा है, तापमान जो है 34 था अब हो गया 16, मतलब आप जो है क्या कर रहे हो, जो गर्म रूम को ठंडा कर रहे हो, मतलब उल्टा काम कर रहे हो, कोल्ड से आप हीट से कोल्ड तक जा रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कैसे होगी? अरे प्राची पहले बताया तो थे, को पहले ये एक्सप्लेन कर दो, फिर हम आएंगे उस पे, ठीक है, ठीक है, राइट, एक बार सेकंड लो पढ़ा दे, फिर उस पे आएंगे, आपने सर प्रीवियस क्लास आपने देखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आपको उल्टा काम करना पड़ता है, आप वर्क डन करते हो, आप वर्क डन करते हो, तो वर्क डन के तौर पे आप कुछ ना कुछ देते हो, चाहे पैसे दो, चाहे एनर्जी दो, है ना, कुछ ना कुछ तो दोगे ना, तभी तो उल्टा काम हो पाएगा। उल्टा काम करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चाहे एनर्जी दो, चाहे पैसे दो, हाँ, या कुछ और, राइट, जो भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, क्लियर है? गॉट इट? पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए जो है यहाँ पे तापमान ज्यादा है, पॉइंट बी जो है यहाँ पे तापमान कम है, यहाँ पे तापमान कम है, राइट। तो हीट क्या करेगा, ए से बी में फ्लो करेगा, ये नेचुरली होता है, लेकिन आपको क्या करना है, उल्टा बी से ए में फ्लो करवाना है, बी से ए में फ्लो करवाना है। जब बी से ए में फ्लो करवाना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क के लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे, इसलिए क्या होगा, इन्वर्टर लेके आओगे, आपका बिजली लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ ना कुछ जाएगा, है ना, राइट। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इसको ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी, ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्लियर है? अच्छा, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी किसके बारे में बात करता है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, बस ये जान लो कि कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जो है किसी भी रैंडम मूवमेंट के बारे में बात करता है, किसी भी रैंडम मूवमेंट के बारे में बात करता है, किसी भी रैंडम मूवमेंट के बारे में बात करता है। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी जो किसी भी रैंडम मूवमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलपीजी सिलेंडर है, आपके पास क्या है, एक एलपीजी सिलेंडर है ना, बाकी सिलेंडर बना है, आपके पास मान लो एक एलपीजी सिलेंडर है, इस एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं, मतलब किसके एग्जांपल हो गए, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एग्जांपल हो गए, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एग्जांपल हो गए, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो बस एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि सेकंड लॉ जब पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे कहीं भी एंट्रोपी के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा डेफिनेशन में, किसी भी लॉ में, मतलब सेकंड लॉ में कहीं भी आपको कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड लॉ टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इस बारे में ये लाइन ध्यान रखना बार बार, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, राइट। कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या होता है, तो रैंडमनेस मेजर करने का तरीका होता है, सेकंड लॉ इस पे बेस्ड होता है, क्लियर, क्लियर है? सर फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे, आखिरी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर विदाउट एडिशन ऑफ एनर्जी, बिना एडिशन ऑफ एनर्जी के जो हीट है वो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज व्हाई इट कॉस्ट मनी टू रन एयर कंडीशनर, बुझाया? ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, आपकी तरह मैं भूखा हूं, ब्रेकफास्ट नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मेस बंद हो जाएगा। अरे पढ़ो यार, उल्टा काम करो, उल्टा काम करने के लिए क्या होता है, वर्क करना पड़ता है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, अब बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में, ठीक है। चलो थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। थर्ड लॉ स्टेट्स की एब्सोल्यूट जीरो पे, है ना, एब्सोल्यूट जीरो है ना, बिल्कुल पहले बताया एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है आपको, ठीक है, राइट। तो
किसी स्टेट की किसी एब्सोल्यूट जीरो पर कोई भी क्रिस्टल का एंट्रोपी जो है जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी एब्सोल्यूट जीरो पे, किसी भी एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल का एंट्रोपी जीरो हो जाएगा। सपोज मान लो क्रिस्टल है, ये मान लो क्या आपका क्रिस्टल है, ये क्या तुम्हारा क्रिस्टल है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या क्रिस्टल है, राइट। अब इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, क्योंकि क्रिस्टल है तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो काफी कम होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो क्या होगा, काफी कम होगा, ठीक है ना। अब हम इसे एब्सोल्यूट जीरो पे लेके आएंगे। एब्सोल्यूट जीरो पे लेके आएंगे मतलब तापमान और कम करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो आपको बताया था, ध्यान रखो, एब्सोल्यूट जीरो में आपको तीन चीजें बताई गई थी। एक तो 0 केल्विन, एक तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, एक -453.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, राइट। आपको हम बताए थे एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। फिजिक्स में जो आपका हायर टेंपरेचर है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोएस्ट टेंपरेचर को जो है फिक्स कर दिया गया है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और यहाँ पे तीन वैल्यू आता है, तीन वैल्यू क्या रखना है। तो अगर मान लो आपके पास क्रिस्टल है, अगर मान लो आपके पास क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के अंदर ऑलरेडी क्या है, जगह नहीं है ना, क्या है, जगह नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड है इस क्रिस्टल के अंदर, लेकिन इसको आप और एब्सोल्यूट जीरो पे लेके आना चालू कर दिया, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड पे लेके आना चालू कर दिया, है ना। जब एक्सट्रीम कोल्ड पे लाओगे तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल्स का जो रैंडम स्पेस बचा है, थोड़ा बहुत जो स्पेस आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब रैंडमनेस खत्म हो जाएगा, मतलब रैंडमनेस खत्म हो जाएगा। और रैंडमनेस खत्म हो जाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा, एंट्रोपी खत्म हो जाएगा। रैंडमनेस खत्म हो जाएगा मतलब एंट्रोपी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बुझा रहा है, हैं? बुझा रहा है क्या? तीनों लॉ एक बार रिवाइज कराते हैं, देख लो, लॉ को ध्यान से पढ़ो, वरना लॉ जो है वो तकलीफ देगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आ गया क्वेश्चन तो थर्मोडायनामिक्स के तीन लॉ को बताए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में सिंपल कुछ नहीं किए, जहां पे हम हीट दिए, राइट, जब हीट दिए तो हीट से ये हीट एब्जॉर्ब तो हुआ, ये हीट जो है गैस में एब्जॉर्ब तो हुआ, साथ ही साथ ये जो हीट है ये यूटिलाइज हुआ कहीं ना कहीं वर्क डन होने में। कैसा वर्क डन होने में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ये सब होने में। अब किसी का सवाल था कि सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है कि आपको हम बताए थे कि किसी चीज के खिलाफ काम करोगे ना, किसी ने पूछा था पोटेंशियल एनर्जी कैसे, तो नाम याद नहीं आ रहा जो भी है ना, जो भी स्टूडेंट ने पूछा था ये सवाल, ध्यान दो। किसी भी चीज के खिलाफ काम करोगे तो आपको उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। आप अपनी मम्मी के खिलाफ काम करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। आप ग्रेविटी के खिलाफ काम करोगे आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज के खिलाफ काम करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन की वजह से आपके अंदर एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, इसको आप खींचोगे, स्प्रिंग को खींचोगे, राइट, तो आप एक फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो, एक फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो, तो उस बॉडी में स्प्रिंग क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, है ना। किसी चीज को आप फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे ले गए, इस बॉल को हम 10 तरह से फेंक देंगे, लेकिन जैसे इसको आप 10 फ्लोर से ऊपर ले गए, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन आप ऊपर ले जा रहे हो तो फोर्स के खिलाफ काम कर रहे हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो नीचे से मूव करके ऊपर आएंगे, नीचे से मूव करके ऊपर आएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कंडक्शन साइकिल पता है ना आप लोगों को, कंडक्शन साइकिल पता है ना। जब भी कुछ चीज गर्म करोगे ना तो गर्म चीज क्या भागता है, ऊपर भागता है, गर्म चीज कहाँ भागेगा, ऊपर भागेगा, और कोई ठंडा चीज कहाँ भागेगा, नीचे भागेगा। तो इस तरह से कंडक्शन साइकिल बनता है, इस तरह से कंडक्शन साइकिल बनता है, क्लियर है, राइट, इस तरह से कंडक्शन साइकिल बनता है, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, कंडक्शन साइकिल बनेगा, तो ये सब अलग अलग चीज हो रहा है, कंडक्शन साइकिल बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, रोटेशनल एनर्जी होगा, ठीक है, राइट, मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो जो आप हीट दे रहे हो, ये हीट, कुछ हीट जो है वर्क डन में एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ हीट जो है वो गैस मॉलिक्यूल को गर्म कर रहा है, ठीक है, राइट। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, राइट, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। इसके बाद बात की हम इसके बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात की हम लोग। यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे ये बात की है कि कुछ भी चीज उल्टा नहीं होगा, मतलब जब तक आप चाहो नहीं, चाहे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, ये बॉडी ऑफ हाई टेंपरेचर, बॉडी ऑफ लो टेंपरेचर है, तो नॉर्मली क्या होगा, बॉडी हीट जो है वो ए से बी की तरफ मूव करेगा नेचुरली, ठीक है, अपने आप बी से ए तरफ मूव नहीं करेगा, बी से एक तरफ जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि बाहर का जो गर्मी है उसकी वजह से आपका घर गर्म हो गया, बाहर की गर्मी से क्या हुआ, हमारा घर गर्म हो गया, क्योंकि नॉर्मल घर ठंडा था, बाहर गर्मी था, तो क्या हुआ, हीट जो है हीट टेंपरेचर डिफरेंस दिखा और हीट आपके मूव कर गया, लेकिन आपको उल्टा करवाना है, हीट को बाहर निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एसी लगाना पड़ेगा, एसी, एसी, ठीक है। क्लियर है क्या, क्या क्लियर है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, इसको एक इंसान ने दिया था, रुडोल्फ कैल्सियस, रुडोल्फ, क्या लिखा है, रुडोल्फ, रुडोल्फ कैल्सियस, ठीक है, एंड विलियम थॉमसन, विलियम थॉमसन, नहीं पूछेगा ये सब, ठीक है। जो आपका थर्ड लॉ है, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट वाज गिवन बाय डब्ल्यू नस्ट, डब्ल्यू नस्ट, पूरा नाम था आपका वाल्टर नस्ट, वाल्टर नस्ट, राइट, पूरा नाम था वाल्टर नस्ट, नहीं पूछेगा आपसे सब, क्लियर है, अभिषेक राय, क्लियर है, चलिए, ओके। फिर बात करते हैं थर्ड लॉ के बारे में। अच्छा ध्यान रखना, सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है ये रैंडमनेस के बारे में बात करता है, एंट्रोपी के बारे में बात करता है, ठीक है। हालांकि सेकंड लॉ में कहीं आपको वर्ड एंट्रोपी नहीं मिलेगा, लेकिन एंट्रोपी के बारे में बात वही करता है, लेकिन थर्ड लॉ में आपको वर्ड एंट्रोपी मिलेगा, लेकिन एंट्रोपी को खत्म कर रहा होता है, ये एंट्रोपी क्या करता है, खत्म कर रहा होता है। इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, एंट्रोपी मींस मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन सिस्टम, ठीक है, राइट। पहले से क्रिस्टल जो है, पहले से इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, इसको आप और क्या किया, एब्सोल्यूट जीरो पे लेके आ गए, मतलब बहुत ठंडा कर दिए, बहुत ठंडा करोगे तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर स्पेस है क्रिस्टल के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब रैंडमनेस खत्म हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब कि एंट्रोपी खत्म हो जाएगा। बस मेरे हो गया, खत्म 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 चैप्टर, ये बता देंगे खत्म, ठीक है। मूविंग अहेड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जितना खतरनाक नाम है उतना खतरनाक है नहीं, है ना? ठीक है, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सपोज मान लो कि तीन बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी तुम बी है, और ये बॉडी सी है, तीन बॉडी है, और तीनों में क्या हो रहा है, थ्री थ्री बॉडीज हैं, और तीनों बॉडी क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तीन बॉडी क्या हो रहे हैं, तीन बॉडी, और तीनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लो तीनों को एक जिसमें तीन जान बना दिए, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, अब होगा ये, अच्छा पहले पहले मान लो दो थे, पहले मान लो दो बॉडी थे, दो बॉडी थे, ठीक है। मतलब ये जो सी है, ये ए से भी कनेक्टेड था और ये बी से भी कनेक्टेड था, जो सी है ये ए से भी कनेक्टेड था और बी से भी कनेक्टेड था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। मान लो कि ए का कुछ तापमान था, ए का कुछ तापमान था और सी का कुछ तापमान था, तो दोनों का तापमान क्या होगा, इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीट जो है वो हाई बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों के बीच का जो टेंपरेचर डिफरेंस खत्म ना हो जाए, टेंपरेचर डिफरेंस खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल मतलब होता है हीट, तो हीट दोनों बॉडी के बीच में इक्वल ना हो जाए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद सी जो है, इसका मन ने क्या, मन भर के क्या बोला, हम बी से जुड़ेंगे, हम बी से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर गया बी से, जब बी से कनेक्ट कर गया, जब बी से कनेक्ट कर गया, राइट, तो यहाँ भी क्या स्टार्ट हो गया, यहाँ भी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया, बिकॉज़ यहाँ भी कोई तो गर्म होगा, ठंडा होगा, जाहिर सी बात है, राइट। तो जो बॉडी गर्म होगा वो ठंडे वाली बॉडी क्या करेगा, हीट को फ्लो करवाएगा, हीट को फ्लो कराएगा, यहाँ भी क्या थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भैया जो ए और सी है वो अगर बराबर है, किसके, बी और सी के, इसका मतलब ये है कि ए और बी भी बराबर होगा, ये ए और बी भी बराबर होगा, ए और बी भी बराबर होगा, ठीक है। This is your law of thermodynamics. Zero law of thermodynamics states that if two bodies are each in thermal equilibrium with a third one, then they are in the thermal equilibrium with each other. बुझाया, बुझा गया क्या, क्या क्लियर है।
क्लियर है? बताना जरा, क्वेश्चन करा दो। अच्छा ठीक है, चलो खत्म हो गया टॉपिक, बस ये एक टॉपिक और है, ट्रिपल पॉइंट, बस ट्रिपल पॉइंट बता दे फिर खत्म। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बता दे फिर खत्म हो जाएगा ना। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा तापमान, एक ऐसा दबाव, ठीक है, ऐसा तापमान और ऐसा प्रेशर, ठीक है, ऐसा तापमान और ऐसा प्रेशर, है ना, जहाँ पे आपके लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों सेम स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएं। समझ में आ रहा है? ऐसा टेम्परेचर और ऐसा प्रेशर जहाँ पे लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों एक स्टेट पे एक ही स्टेट पे टिक पाएं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फॉर एग्जांपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि आप प्योर वाटर लो और प्योर वाटर क्या करो, सॉलिड में डाल दो, प्योर वाटर क्या करो, इसको आइस क्रिस्टल बना दो, प्योर वाटर क्या करो, बर्फ बना दो, बर्फ बना दो, ठीक है, और बर्फ बना के कहाँ रख दो, क्या मस्त क्रिस्टल बना, कौन बोल रहा है मेरा? ठीक है, तो ये क्या किया, आप आइस बना दिया प्योर वाटर का। इसके बाद प्योर वाटर का क्या, आप लिक्विड फॉर्म रख दिया, आप क्या लिक्विड फॉर्म रख दिया, प्योर वाटर का आप गैस फॉर्म रख दिया, प्योर वाटर का गैस फॉर्म कर दिया, और तीनों को, इस तीनों को एक साथ किस तापमान में छोड़ दिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दिए, तो क्या होगा, तीनों अपने स्टेट में रहेगा, प्योर वाटर आइस में रहेगा, लिक्विड जो लिक्विड में रहेगा, गैस जो गैस में रहेगा, तीनों स्टेट जो चेंज नहीं करेगा, तीनों स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। बहुत सिंपल होता है, इतना समझ मार रहे हो। द टेंपरेचर एंड प्रेशर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, वो टेंपरेचर और वो प्रेशर जहाँ पे एक सब्सटेंस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, चाहे लिक्विड में रखो, चाहे सॉलिड में रखो, चाहे गैस में रखो, उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना, राइट। ये क्या बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मुझे कहाँ रखता है, अगर जमाना मुझे ट्रिपल पॉइंट रखा है तो मैं जैसा हूँ वैसा रहूंगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? खत्म, समझ में आ गया? क्या बुझा गया? बुझा गया तो बस ये आखिरी टॉपिक करेंगे, ये कसम कसम से खत्म हो गया। थर्मल एक्सपेंशन करेंगे, खत्म हो गया। थर्मल एक्सपेंशन है नहीं, कुछ है नहीं, बस सिंपल चीज है कि किसी भी चीज को जब हीट दोगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, है ना। किसी भी चीज को अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, राइट। किसी भी चीज को हीट दोगे एक्सपैंड होगा, है ना, राइट, साइज बढ़ेगा उसका, है ना। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, है ना। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, किसी भी चीज को आप थोड़ा सा हीट करोगे क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, है ना, साइज बढ़ेगा उसका। तो इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल की वजह से एक्सपेंशन हो, हीट की वजह से एक्सपेंशन हो, हीट की वजह से एक्सपेंशन हो, उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये हीट की वजह से एक्सपेंशन तीन फॉर्म होता है लीनियर। अगर लेंथ बढ़ रहा है ना, अगर मान लो हीट की वजह से साइज बढ़ रहा है, साइज में क्या बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया बढ़ रहा है तो बोलेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है तो बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म। ओके, बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। सर ग्रेजुएशन में मुझे जहाँ डाउट था आज आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। चलो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं और इस कहानी को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, है ना। क्लियर है? ओके सर, क्वेश्चन पहले करा दो, ऑप्शन लेट हो जाएगा। क्वेश्चन आज क्वेश्चन नहीं है, आज क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, राइट। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स दोनों पढ़ ली। पहले हम समझे कि क्या होता है, हीट वगैरह क्या होता है, फीचर्स के बारे में बात की, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ना, और वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है किससे, तापमान से, और उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। और जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं कि बॉडी कितना गर्म कितना ठंडा, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर बोलते हैं। आप सभी के पास थर्मोमीटर होगा, बताता कोई नहीं, छिपा के रखते हैं ठीक है। उसके बाद ये जो थर्मोमीटर है ये क्या मेजर करता है, बॉडी का हॉटनेस एंड कोल्डनेस, है ना। इसके बाद हीट जो है ये फ्लो होता है हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में, ठीक है। इसके बाद हीट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड वेव है, इसका असाइनमेंट जूल होता है, सीरीज में जो है कैलोरी होता है, और इसका एक और यूनिट होता है, क्या बोलते हैं उसको, बीटीयू, दैट इज बीटीएस, कोई नहीं बोलेगा, बहुत नाम जान लेंगे, ठीक है। बीटीयू दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, राइट। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, ये वैल्यू आप याद रखोगे, राइट। चलो फिर बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, बात करते हैं तापमान के बारे में, टेंपरेचर के बारे में। टेंपरेचर क्या है, टेंपरेचर क्या है सर, थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन समझ नहीं आया, इक्वेशन समझाए कहाँ, कहाँ इक्वेशन बताएं भाई, हैं शेखर, इक्वेशन वगैरह आएगा भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। फिर बात की हम लोग इसके बारे में, टेंपरेचर के बारे में। टेंपरेचर क्या होता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी होता है टेंपरेचर, राइट, है ना। एंड इसको मेजर करते हैं हम लोग किस में, डिग्री में करते हैं, सेल्सियस में करते हैं, राइट। इसके अलावा केल्विन में करते हैं, रिमल में करते हैं, रैंकिन में करते हैं, ठीक है, सब करते हैं हम लोग। एंड एब्सोल्यूट टेंपरेचर क्या होता है, फिजिक्स में तापमान कितना बढ़ेगा कोई इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन कितना घटेगा इसका ठिकाना है, इसको हम लोग फिक्स कर दिए, एक मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दिए कि भाई इसके नीचे तापमान नहीं जाएगा, इसके नीचे लोएस्ट टेंपरेचर पॉसिबल नहीं है, और ये 3 है, मतलब इसमें 3 वैल्यू है, ठीक है। एक केल्विन का फॉर्म है, एक सेल्सियस का फॉर्म है, एक फ़ारेनहाइट का फॉर्म है, तीनों वैल्यू याद रखोगे, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल ऑफ टेंपरेचर। तो जो अलग स्केल्स हैं इनके ऊपर हम बात की कि क्या रिलेशन है इन लोगों का, जो रिश्ता कैसे बारे में बात की, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिखाए हम, जो एग्जाम में आता है, अच्छा कैलकुलेटर छूट रहा था, ये तो छूट रहा था, ठीक है, बताओ भाई, किसी ने पूछा भी था और हम हल्का के आगे बढ़ के लास्ट में बताएंगे और छोड़ दिए यहाँ पे। तो कैलकुलेटर कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर समझाने के पहले आपको थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है समझना पड़ेगा, वो हम समझा चुके हैं। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, राइट। तो बॉडी ए गर्म है, बॉडी बी ठंडा है, तो क्या होगा, दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट कर दोगे, जब बॉडी दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट कर दोगे तो हीट जो है वो गर्म बॉडी ठंडे बॉडी तरफ बढ़ेगा, राइट, बढ़ेगा। और क्या होगा, तब तक बढ़ता जाएगा जब दोनों का तापमान जो सेम ना हो जाए, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, राइट। अब कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर स्टेट्स दैट थर्मल इक्विलिब्रियम हीट लॉस बाय हॉटर बॉडी इक्वल्स टू हीट लॉस बाय कोल्डर बॉडी, ठीक है। मतलब पहले पहले जितना हीट लॉस किया है और दूसरे जितना हीट गेन किया, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर, है ना। तो हाँ, किसी ने पूछा था, ठीक है, राइट। चलिए तो कैलकुलेटर क्लियर है। फिर बात की स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की है, राइट। फिर बात की हम लोग लेटेंट हीट के बारे में, दोनों क्लियर है, बहुत सिंपल है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में बात की, आपको 3 चीज समझाएं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन जब सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन जब रेडिएशन जो है वो कब होगा, रेडिएशन जो है बिना किसी मीडियम के होगा, कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं चाहिए, बस हो जाएगा ये, राइट, ठीक है। इसके अलावा कंडक्शन में जो है पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। रेडिएशन को घंटा मतलब ही नहीं उससे, ठीक है। रेडिएशन के कुछ एग्जांपल आपको बताए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे तीनों का डिफरेंस चार्ट का फॉर्म आपको दिया था, आपको याद हो जाए, इस चार्ट को चार्ट लो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ सवाल आए हुए हैं। तो कंडक्शन जो है सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैस में होगा, दैट इज फ्लूइड में होगा, और रेडिएशन जो है कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। कंडक्शन में पार्टिकल्स मूव होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे, बस वाइब्रेट होंगे, और कंडक्शन में पार्टिकल मूव होंगे, और रेडिएशन में क्या होता है, हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट होता है, निकल रहा होता है। कंडक्शन जो है वैक्यूम में नहीं होगा, कंडक्शन वैक्यूम में नहीं होगा, रेडिएशन जो है वैक्यूम में होगा, राइट।
थर्मोडायनामिक्स जो है इसमें कुछ बात बताएं आपको, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, जो आप केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ने वाले हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताएं कि अगर आप एक गैस लेते हो उसको गर्म करते हो, कोई भी चीज को किसी बॉडी पे आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो वो हीट जो है वो क्या होता है बेसिकली, एक 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 तो वो हीट एब्जॉर्ब, बॉडी वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा वर्क डन के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, बताओ जरा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। फिर बात की हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेसिकली है क्या, बताया क्या था आपको कि बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए गर्म है, बॉडी बी ठंडा है, तो बॉडी ए से बी में क्या होगा, हीट जाएगा। लेकिन अगर आपको उल्टा काम करना है, अगर उल्टा काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन ऐड करना पड़ेगा, तब जाके जो है बॉडी बी से जो हीट है बी से ए में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। आपको इसी वाला एग्जांपल से एक्सप्लेन किए थे। और ये कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात करता है, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी दैट इज रैंडम मूवमेंट, है ना। फिर बात की हम लोग थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ जो है इट स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टल इज एब्सोल्यूट जीरो। जो प्योर क्रिस्टल है उसका एंट्रोपी जो है वो क्या होता है, उसमें ऐसे ही मॉलिक्यूलर स्पेस होता नहीं है, उसमें हम उसको एब्सोल्यूट जीरो मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका जो रैंडमनेस है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो और कम हो जाएगा, मतलब रैंडमनेस कम हो जाएगा, मतलब एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, है ना। एंट्रोपी जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है, राइट। और तीन जो वैल्यू है एब्सोल्यूट जीरो का, आप उसको याद रखोगे, एब्सोल्युटली याद रखोगे। फिर बात की कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो तीन बॉडी है ए बी सी, तीन बॉडी है, अगर बॉडी ए और सी को कनेक्ट करेंगे तो दोनों में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बी एंड सी को कनेक्ट करेंगे दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब ए सी और बी सी दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए बी जो है ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कनेक्ट करने पे, ठीक है, राइट। इसके अलावा ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात की। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी चीज को अगर हम लोग पर्टिकुलर तापमान और प्रेशर में रख दिए, राइट, जहां पे वो अपने फॉर्म को लूज नहीं कर रहा है, वहां पे वो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म तीनों फॉर्म में सेम है, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर का ट्रिपल पॉइंट वो 0.1 डिग्री सेल्सियस है, राइट। इसको इस तापमान पे छोड़ दो तो आइस का आइस रहेगा, लिक्विड का लिक्विड रहेगा और गैस का गैस रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। फिर बात की थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, बहुत सिंपल है, हीट की वजह से कुछ एक्सपैंड हो जाए, थर्मल की वजह से कुछ एक्सपैंड हो जाए तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, हीट की वजह से साइज इंक्रीज होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। ये सॉलिड में होगा तो तीन तरह से होगा, लेंथ बढ़ रहा है तो लीनियर, एरिया बढ़ रहा है सुपरफिशियल, और वॉल्यूम बढ़ रहा है क्यूबिकल। 5 मिनट का चैप्टर था रिवीजन करने में, रिवीजन किए तो समझ में आया कि 5 मिनट का चैप्टर था, है ना। पढ़ते वक्त लगता है कि घंटे भर का चैप्टर है, लेकिन जब लास्ट में रिवाइज करते हैं तो रिवीजन करने में जितना मिनट लग रहा है उतना ही मिनट का चैप्टर है। 5 मिनट का चैप्टर है, हार्डली, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। जैसे हम लास्ट में रिवाइज करवाते हैं फटाफट, ऐसे ही फटाफट रिवाइज किया करो, कम से कम 20 बार रिवाइज कर डाला करो 1 घंटे में, ठीक है ना। हो गया चैप्टर खत्म, उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। लेकिन लग गया कि पहला टॉपिक क्या है हमारा, साउंड, ये क्या लिख दिया, साउंड, ठीक है। और दूसरा क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बस। फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। 2 दिन लगेगा, बस 2 दिन